अपने रोल मॉडल सही सेट करें। जितने भी बिफोर आफ्टर के चमत्कार वाले लोग आपको दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजनेस हैं, वो दुकानें हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, आपका जीवन है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपका ऑफिस है, आपका बॉस है। तो रोल मॉडल ऐसा नहीं सेट करना है, आपको अपने रूटीन के अंदर वो 15-20 मिनट वाला वर्कआउट डालना है। और एक्सरसाइज करने को ही गंगा जी नहाना मत समझ लीजिएगा कि आपको अपने दिन भर के पूरे रूटीन को ही ठीक रखना होगा। आपके बैठने का पोस्चर, आपके बैठे रहने के घंटे, आपके दिन भर के खाने का रूटीन, आप कितना पानी पी रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स जो है वो आपको कल्टीवेट करनी है। अवेयरनेस के साथ सारी चीजें करनी है। फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ, दिस एपिसोड इज इन हिंदी, एज फनी एज दैट जी हाँ साउंड्स। Yeah, so it's going to be a little bit of a surprise for you. This episode is in हिंदी। मेरी हिंदी बहुत बुरी नहीं है, पर मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन में हिंदी का बहुत कम इस्तेमाल किया है और इसी की वजह से थोड़ी झिझक है बोलने में, और तो कोई बात नहीं है। पर ठीक है, मेरा भी यकीन यही है कि बोलते बोलते ये झिझक भी दूर हो जाएगी। आज के जो मेहमान हैं उनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनकी हिंदी बेहतरीन है। इस एपिसोड में हमने बात की कुलविंदर रोहिल से। कुलविंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पर मुझे खेद हो रहा है कि ये पॉडकास्ट ऑडियो है और वीडियो नहीं है, तो आप इनको देख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप देख पाते तो आपको एहसास हो जाता कि ये देखने में कहीं से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लगते हैं। ये लगते हैं रणदीप हुडा या किसी और बड़े मॉडल के जैसे। He's perhaps the most good-looking chartered accountant you'll ever see. So, ladies, you might want to head over to his Instagram page right after this. तो कुलविंदर एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं जिन्होंने न केवल अपनी फिजिक बहुत बेहतरीन बनाई है, पर इन्होंने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है फिटनेस और सेहत को अपनाने के लिए। कुलविंदर ने एक जिम की चेन शुरू की है सेहत वर्ल्ड के नाम से, और साथ ही साथ एक कैफ़े की चेन शुरू की है सेहत कैफ़े के नाम से। सेहत वर्ल्ड भी काफ़ी अलग तरीके का डिज़ाइन किया गया जिम है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ज़रूर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं एक बार गया था तो मैंने देखा कि मैंने कुछ वक्त तक वर्कआउट किया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जो इक्विपमेंट जहाँ पे है वर्कआउट की, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, जिस पे ताकि जब आप वर्कआउट के बीच में, जब सेट्स के बीच में आप रेस्ट लेते हैं तो आप वॉकिंग रेस्ट ले सकें, विच इज़ इवन बेटर फॉर योर हेल्थ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उस जिम में, आप ज़रूर जाइएगा। साथ ही इनका जो कैफ़े है उसमें भी कोई रेगुलर कैफ़े नहीं है, वो उसमें ट्रेडिशनल फूड सर्व किए जाते हैं बहुत ही क्लीन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जैसे कि नाम है सेहत कैफ़े, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं किसी भी फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू। और जितने इंटरेस्टिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, उतना ही इंटरेस्टिंग इनका एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक सुपर हीरो जो इन्होंने कंसीव किया है, बनाया है, जिसका नाम है सेहत सिंह। सेहत सिंह आपसे सेहत की बातें करता है, बहुत ही फ़नी, लाइट, ह्यूमरस, मजाकिया और बहुत ही हल्की फुल्की टोन में, बिना बोरिंग या प्रीची हुए। सेहत सिंह को सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत प्यार मिला है, जो कि जाहिर है उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग से। करीब 1 लाख लोग, 100,000 फॉलोअर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हैं सेहत सिंह को। इस एपिसोड में हमने बात की सेहत सिंह की जर्नी के बारे में, फिटनेस और सेहत को लेकर जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में, और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो कौन सी चीज़ें आपके खेल को और बेहतर बना सकती हैं, हर उम्र के लोग कैसे फिटनेस लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, और अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जिम में कदम नहीं रखा है या एक पुशअप तक नहीं किया है, तो आप कैसे इस फिटनेस की ज़िंदगी को अपना सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है, और भी बहुत कुछ। लंबी बातचीत है, पर पॉडकास्ट का नाम भी फाइंड योर अल्ट्रा है। अल्ट्रा एक मैराथन से भी लंबी होती है, तो ज़रूरी बातें, अर्थपूर्ण बातें, गहरी बातें, संजीदा बातें सभी लंबी होती हैं। जितनी हिंदी मुझे आती थी उन्हें सारी बोल डाली है परिचय देने में ही। अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चाहे 1.5x स्पीड पर सुनिएगा, पर सुनिएगा आखिरी तक, बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें। इसी के साथ पेश है फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 7। दिस इज मी एंड कुलविंदर रोहिल। एंजॉय। कुलविंदर भाई, फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया विपिन भाई।
थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज इसके लिए। ये बातचीत बहुत टाइम से ड्यू थी और काफ़ी इंस्पायर करता है मुझे आपका काम, आपका सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट करते हैं, सेहत वर्ल्ड के पेज से जो पोस्ट करते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है मुझे। काफ़ी सेंसिबल बातें लगती हैं जो आप करते हैं, तो इसलिए मुझे हमेशा से ये था कि ये कुलविंदर इज़ समबडी हु आई कैन डिस्कस सेंसिबल स्टफ विद। ये ट्रेडिशनल जो जिम की इमेज है उससे बहुत दूर है। ये पूरा सेहत और हेल्थ के लिए जो सेंस करती हैं चीज़ें, ये वो हैं। तो आज का एपिसोड हिंदी में करेंगे, मेरी पहली बार हिंदी में रिकॉर्डिंग है। आपकी हिंदी से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ बहुत वक्त से, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटेड, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं पर आप शायद और इंटिमिडेट करेंगे मुझे और अच्छी हिंदी बोल के यहाँ पे। नहीं, बात अच्छी हिंदी और उसकी नहीं है। बात ऐसी है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो उसका सही मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। ऐसी मेरी मतलब वो है इच्छा कि हम ऐसा डिलीवर कर पाएंगे जो सुनने वाले हैं उन्हें ये चीज़ फ़ायदेमंद लगे। चलिए कोशिश करते हैं कि आज की बातचीत समझ मैसेज एटलीस्ट पहुंच जाए लोगों तक। तो कुलविंदर भाई, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे आज। उन सारे विषयों में घुसने से पहले एक बार बात करते हैं आपके बारे में। आपका सफ़र कैसा रहा है, आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक, आप फिटनेस में कैसे आए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसके अराउंड आपने जिम की और कैफ़े की चेन बनाई है, फाउंड की है, वो सब कैसे, हाउ डिड दैट कम इनटू बीइंग? विपिन भाई, मेरे को एक्सरसाइज करने का शौक तो मतलब बचपन से ही था। बड़े भाई एक्सरसाइज करते थे या उनको औरों को देखता था एक्सरसाइज करते हुए, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था कि यार एक्सरसाइज करनी है। तो राइट एट द एज ऑफ 17, जब 11th क्लास 15th की एज में, जब बाकी मेरे यार दोस्त क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो मैं जिम जाया करता था। तो मेरा एक्सरसाइज करने का शुरू सफ़र जो है वो 15 साल की उम्र से हुआ था। तो जब वहाँ से जो एक्सरसाइज करने का वो है हॉबी डेवलप जो हुई थी वो 15 साल की एज से हो गई थी। अब हॉबी का डेवलप होना, इंटरेस्ट होना, मतलब ये सारी चीज़ें जब समझ में आने लगी जब आप वर्कआउट करने नहीं जा रहे हैं, आपने उसको मिस करना शुरू किया कि भैया आज वर्कआउट करने नहीं गया तो कुछ मिस लग रहा है जीवन में। और जिस जिम में मैं जाता था, मुकेश सिंह गहलोत मेरे गुरुजी हैं, अब कई बारी के मिस्टर इंडिया रहे हैं। आई थिंक एटलीस्ट दिल्ली में जो भी जिम गया होगा उन्होंने शायद कहीं ना कहीं नाम तो ज़रूर सुना होगा इनका। हाँ जी, मुकेश सिंह गहलोत का नाम सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो उन्हें कौन नहीं जानता। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके जिम में गया। तो हमारे गुरुजी की एक अच्छी आदत ये थी कि वो समझाते बहुत अच्छे स्टाइल से थे। वो ऐसे हिसाब से समझाते थे कि आपको बात समझ में आए, चाहे वो कॉन्सेप्ट विज्ञान का है, चाहे वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, चाहे वो कॉन्सेप्ट फेलियर रेप्स का है। तो उनका समझाने का तरीका कहीं ना कहीं यही था कि बात जो है उसके सीखने वाले को सिखाई जाए। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद जो हमारी क्यूरोसिटी रहती थी उसके लिए अक्सर मैं गूगल की मदद लिया करता था। लेकिन जो गूगल पे आप सर्च करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो अक्सर उनकी आती थी जो विदेश में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, रशिया में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे ब्लॉग लिख रहे हैं। उस टाइम इंडिया में, मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ 2001 या 2002 के आसपास की, उस टाइम इंडिया में ऐसा चलन नहीं था कि आपको वो सब खबर जो है, वो सब जानकारी हिंदी में मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ इनको समझने में और भी दोस्त प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक सोच हमेशा ही दिमाग में रहती थी कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो अपनी बात को हिंदी बोलने समझने वाले लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके। साथ साथ पढ़ाई का सफ़र चालू रहा। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं ये था कि देश सेवा का भाव था मन में, और कुछ ना कुछ ये था कि समाज के लिए कुछ करना है। तो बहुत लेटली ये ख्याल आया कि समाज के लिए करना है तो क्यों ना वो हेल्थ उसका एक स्वरूप हो, ये हेल्थ एक मीडियम हो। अब हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है, और उसी चीज़ को मैंने अपनी सीए प्रैक्टिस के साथ साथ में एक हमारे दिमाग में ऐसा कैरेक्टर आया था सेहत सिंह के नाम से, जो वर्ल्ड में पहला ऐसा सुपर हीरो था। हालांकि ये फिक्शनल कैरेक्टर ही हमने इमेजिन किया था, जो और दुनिया में कोई सुपर हीरो नहीं है जो आपसे हेल्थ की बातें करता हो, जो कहीं ना कहीं ओबेसिटी या स्मोकिंग के चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं, सिटिंग जॉब के चैलेंजेस आप फेस करते हैं, उनके बारे में आपके
के लिए जागरूकता लेके आ सके। तो सेहत सिंह ऐसा एक कैरेक्टर इमेजिन किया गया था जो आपको हंसाएगा, अपनी बात कहेगा, आप उसकी बात पे हंसेंगे और कहीं ना कहीं ये रियलाइज करवाएगा कि यार हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है। तो दिस इज व्हाट सेहत सिंह इज। जो लोग भी सेहत सिंह को नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि सेहत सिंह क्या करता है। सेहत सिंह कोशिश ये करता है कि एक पोस्ट या एक मैसेज या एक लाइन के थ्रू अपनी बात कहे और आपको ये रियलाइज़ कराए कि यार हाँ ये मेरे साथ भी यही हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पेट और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो दिस इज व्हाट सेहत सिंह इज डूइंग। सेहत सिंह इज फुल ऑफ दीज, मतलब इस तरह की, मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ जी, जीप चटोरी है, किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सेहत सिंह, जब आप सेहत सिंह के पेज पे जाएंगे या उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। हाँ, एक लाइट मैनर में एक मैसेज आपको मिल जाता है विदाउट बीइंग टू सीरियस कि भैया ये तो बोरिंग खाली वो वाली। मुझे यही कोशिश करनी कि मुझे कुछ प्रीच नहीं करना। विपिन, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स शुरू से ही हमें सही और गलत की जानकारी कॉन्स्टेंटली दे रहे होते हैं कि ये अनहेल्दी है, ये मत खा, टाइम से सो जा, अच्छे से बैठ जा, थोड़ा सा दौड़ लगाने घूमने चला जाया कर, बाहर खेल के आ। तो मुझे लगता है कि हेल्दी और अनहेल्दी की जानकारी मोस्टली सभी को होती है। हम कॉन्शियसली उन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जानकारी अधिकतर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे लगता है सभी को होती है। तो ये जो प्रॉब्लम अगर है हेल्थ इंडस्ट्री में या न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में या वर्कआउट फिटनेस इंडस्ट्री में, तो प्रॉब्लम अब आई थिंक राइटली यू आर सेइंग कि प्रॉब्लम नॉलेज की, ज्ञान की नहीं है, प्रॉब्लम बिहेवियर की है। वो बिहेवियर फॉलो क्यों नहीं करता है आगे? प्रॉब्लम बिहेवियर की भी है, मुझे लगता है प्रायोरिटी सेट करने की है। मतलब जब स्कूल में होते हैं तो शायद ये होता है कि यार पहले बोर्ड एग्जाम पास कर ले, उसके बाद जीवन सेट है। जब आप कॉलेज में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सुनने में आती है कि यार नौकरी के लिए एक बार सीरियस हो जाए, नौकरी लग गई तो फिर जीवन सेट है। ठीक है, नौकरी लग जाती है तो फिर आदमी ये सोचता है कि यार अब इतना पैकेज हो जाए तो फिर जीवन सेट है। तो वो आप हमेशा ही अपनी एक्सपेक्टेशंस को पुश करते रहते हैं और आपकी हेल्थ कभी प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो दिस इज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट द मेन रीजन इज, जहाँ पे लोग अपनी हेल्थ को कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। हाँ, सो क्यों नहीं रखते हैं लोग प्रायोरिटी पे हेल्थ को? नहीं, कुछ उसका देखिए, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का मतलब एक खेल है। आप जब भी किसी भी, मतलब यूजुअली एक इंसान का साइकी ऐसे काम करता है कि उसको रिजल्ट्स इमीडिएटली चाहिए रहते हैं। उसको हमेशा ये रहता है कि यार मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा। और हेल्थ जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ प्रोसेस ओरिएंटेड। वो प्रोसेस है, मतलब जैसे आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, अब ये काम आप दिनचर्या में रोज ही कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब उसका कोई आउटपुट थोड़ी है। मतलब वो तो आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है तो इसलिए आप नहा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के साथ भी ऐसा ही है। मतलब आप ये देखेंगे कि यार मुझे अपनी दोस्त की शादी में पतला दिखना है, इसलिए आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, आप इसलिए एक्सरसाइज करें कि मेरी बॉडी जो है वो फलाने जैसी हो जाए। मतलब वो कोई बेंचमार्क नहीं है। जब आप एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सही अप्रोच है। ये बहुत ही, आई थिंक, लाख रुपए की बात है। मुझे लगता है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना फिटनेस को लेके, जब तक ये माइंडसेट था ना कि इतनी तारीख तक इतना वजन हो जाना चाहिए, इतनी तारीख से पहले ये अचीव कर लेना है, तो जब तक गोल ओरिएंटेड अप्रोच रहा तब तक कुछ सफलता मुझे किसी चीज़ में नहीं मिली। पर जब से अप्रोच चेंज हुआ और मैंने प्रोसेस पे ध्यान देना शुरू किया कि मैं अपने आप को, अपना जो अपने एफर्ट को, अपनी कोशिश को जो जज कर रहा हूँ मैं, वो नतीजे पे ना करके मैं कर रहा हूँ कि मेरा इनपुट कैसा था, मैंने किया क्या उसके लिए। तो सफलता ये नहीं है कि इस महीने इतना वज़न हुआ कि नहीं हुआ, सफलता ये है कि इस महीने में 30 दिन कुछ किया कि नहीं किया मैंने एक्सरसाइज में। तो वो चेंज करने से काफ़ी। इसमें मैं विपिन भाई आपकी बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या जो आसपास की चीज़ें आपके साथ सामने घटित हो रही होती हैं, बिफोर आफ्टर के चमत्कार। मतलब वो कहीं ना कहीं सभी लोग, मतलब अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, वो प्रूव करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। अगर उन्होंने वजन घटाया तो वो ये चाहते हैं कि लोग उसके वजन घटाने को या उसके जो चेंजेस हुए हैं उसे नोटिस करें, उसे अप्रिशिएट करें, उन्हें शाबाशी दें। और जो
इस प्रोसेस के दौरान जो ये सब चीज़ ट्रिगर कर रही हैं, चाहे वो आपके ट्रेनर हो, चाहे वो आपका जिम हो, या जिनको देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो कि भाई फलाने ने या किसी ने 30 दिन में या 60 दिन में बिफोर आफ्टर का कोई चमत्कार किया, उसने लगभग 20 किलो या 25 किलो वेट घटा लिया, तो आप देखते हैं कि वो अटेंशन या वो सब चीज़ें आपको भी मिले। तो सारी समस्या वहाँ पे जो है वो शुरू हो जाती है कि जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें बिफोर आफ्टर के चमत्कार के साथ जुड़ जाती हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर आपका वेट बढ़ा है या बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा है, वो ओवरनाइट नहीं बढ़ा है, वो कई महीने आपने उसको मतलब नहीं ध्यान दिया, उसका अपनी हेल्थ को नहीं फोकस में रखा, वो उसका नतीजा होता है। लेकिन आपको ये रहता है कि मैं 2 महीने में 3 महीने में करके ना सबको चौंका दूंगा। तो ये एक ऐसी अप्रोच है, मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं गलत है। आप कुछ भी ऐसी जाती या कुछ भी ऐसा शॉर्टकट अपने शरीर के साथ ना करें, आदतों को अपनाएं। बिल्कुल। पर ये शॉर्टकट लेने से फिर होता क्या, मतलब क्या क्या गलत होता है? व्हाई इज दिस रॉन्ग? नहीं, शॉर्टकट देखिए, जिस प्रोसेस में जिस भी तरीके से आपने अपने शरीर की आदतों को ओवरनाइट नहीं आपने चेंज, जैसे मैंने बताया कि आप कर भी नहीं पाएंगे, और करेंगे तो वो उसका रिजल्ट ऐसा होने वाला है कि जिस दिन आप दोबारा से खाना शुरू करेंगे वो वेट उतने ही दुगनी स्पीड से वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो कुलेंद्र भाई, पिछले एक एपिसोड में डॉक्टर मेधा कपूर से मैं बात कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल दिया था। अभी पैंडेमिक हुआ तो उसका वज़न कुछ 86 किलो था, और उसने पैंडेमिक में, क्योंकि घर में कुछ करने को था नहीं, डंबल्स थे और खाना छोड़ सकता था, वो विल पावर से स्ट्रांग है दोस्त, एक मेरा एकदम हीरा आदमी है। तो क्या किया उसने, ही स्टॉप्ड ईटिंग, खाना छोड़ दिया। उसने खीरे खाए, पनीर खाया बस, और डंबल्स उठाए दिन रात। 1-1.5 महीने में उसका वज़न नीचे आ गया 69, डेढ़ या 2 महीने के आसपास। पैंडेमिक ख़त्म हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खुला, और थोड़ा ही वक्त लगा था, और अभी उसका वज़न पहले 86 था, अभी 88 है। अच्छा। तो ये आई एम श्योर एक इंसान की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। तो जो जितनी बार भी बात करते हैं वज़न कम करने की और इन सब की, तो मुझे मुश्किल हो जाता है थोड़ा लोगों को समझाना कि जल्दी अच्छा नहीं है आपके लिए। एक तो आपके शरीर को भी पसंद नहीं आएगा, ये बॉडी को होम्योस्टेसिस पसंद है, ये टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखती है। बॉडी डज नॉट लाइक दैट एक्सट्रीम चेंज। और जो धीरे धीरे आदतें बिगाड़ के हमने जहाँ पहुँचे हैं, तो धीरे धीरे आदतें सुधार के पहुँचा जाए तो बेहतर रहेगा। विपिन भाई, इसमें जो टेक्निकल बात समझने वाली ये रहती है कि हम सब लोग है ना, एक इंजन है, आप उसको ऐसे एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, और उस हर इंजन की एक कैपेसिटी है लोड लेने की, चलने की, रन करने की। तो हर आदमी को अपनी कैपेसिटी का मतलब पता होना चाहिए, या इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं इसे कितना यूज़ करूं। अगर आप इसको ओवर यूज़ करेंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे, ओवर बर्डन करेंगे, ये ओवर हिट होके ये जो है इसकी वर्किंग जो है वो खराब होने लगेगी। कहीं ना कहीं आपने रेस्ट प्रॉपर नहीं लिया तो दिक्कत आएगी, आपने शरीर को ज़्यादा भूखा मार दिया तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है ना, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए संतुलन बनाना, हाँ, आपको और चीज़ें चाहे वो एक्सरसाइज की हो, चाहे वो डाइट की हो, आपको ऐसे हिसाब से निभानी है कि आप उसको जीवन भर निभा सकें, ना कि वो बिफोर आफ्टर के चमत्कार के चक्कर में, या वो 30 दिन या 40 दिन में आपको कुछ अचीव करके दिखाना है। आपको, आप जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेही है आपकी आपके अपने प्रति। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे लाइक पाके कुछ खास अचीव होगा नहीं, वो 1 दिन या 2 दिन की वो खुशी है, वो शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स हैं वो खाली। हाँ जी। सो कुलविंदर भाई, लोग मान लीजिए इंस्पायर हो जाते हैं आपकी बात से या किसी और बात से, वो इंस्पायर हो जाते हैं और फिर वर्कआउट शुरू कर देते हैं। बहुत लोग करते हैं, और शुरू में जितना मज़ा आ रहा होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते, हर जगह हर किसी को वो यही बता रहे हैं कि मैंने तो ये शुरू कर दिया और इतना मज़ा आ रहा है और अब लाइफ चेंज है। और इनएविटेबली वो वक्त आएगा ही आएगा जब एकदम से मोटिवेशन डिप करता है। तो वो लोग छोड़ क्यों देते हैं एक्सरसाइज उस वक्त? उसके 2-3 रीज़न हैं विपिन भाई। एक तो मतलब मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे। लोग एकदम से साधु बन जाते हैं। मतलब आप एक दिन पहले तक जो है आप रात 12 बजे तक जाग रहे थे, आप जंक फूड खा रहे थे, आप IPL के मैचेस देख रहे थे, ठीक है, ऑल ऑफ सडन आपको किसी ने टोका कि यार तेरा तो पेट निकल गया है, तू काफ़ी एजेड लगने लगा है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार अब मैं जो है वो अब जो है दुनिया पलट के दिखाऊंगा। तो वो अगले दिन से उबला खाना शुरू कर देगा।
फिर वो अगले दिन से जो है एकदम जैसे मैंने बताया कि एकदम से साधु वेश में आ जाएगा, वो साधु बन जाएगा कि भाई उबला खाना नहीं खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा। शरीर को ये बात नहीं समझ में आती। शरीर को लगता है कि शरीर की मतलब अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने नेचुरल उसमें ही जाएगा। जो आपका रूटीन जीवन भर का रहा है ना कि लेट नाइट जगने का या देर तक उठने का, वो नेचुरल टेंडेंसी में दोबारा जाना चाहेगा। तो आप 1 या 2 दिन तो अपने आप को पुश कर लोगे, तीसरे दिन चौथे दिन आप दोबारा सोते ही रह जाओगे। तो ये एक बड़ा रीजन है। आप एकदम से एक्सट्रीम्स ना करें, आप एकदम से ही उबला खाना मत शुरू करें। मतलब इसका एक मतलब मैं इसके काउंटर भी साथ साथ बताता चलता हूं कि आपको बहुत धीरे धीरे चीजें शुरू करनी है। आप एकदम से 1 घंटा जिम करके ना आए, आप शुरुआत करें 20 मिनट या 30 मिनट से। आप एकदम से उबला खाना शुरू ना करें। आप कोशिश ये करें कि पहले अपनी रूटीन डाइट में अपना जंक फूड जो है वो कट कर दें, या अपने थोड़े से शुगर जो आप कंज्यूम करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो एक्सट्रीम कहीं पे भी नहीं जाना है। दूसरा रीजन, आप जो है अपनी एक्सरसाइज के लिए किसी और पे निर्भर है। आपने मतलब मैं एक्सरसाइज करने जब ही जाऊंगा जब विपिन भाई मुझे उठाने आएंगे। तो जिस दिन विपिन भाई छुट्टी मार देंगे उस दिन मैं भी एक्सरसाइज करने नहीं जाऊंगा। ये भी एक रीजन है। तीसरा एक रीजन है, मतलब इसका भी एक काउंटर ये है कि आप ऐसे दोस्त ना बनाए या ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे प्लान ना बनाए। तीसरा एक रीजन मुझे लगता है कि सही गाइडेंस या सही एटमॉस्फेयर ना मिलना, कि वो ऐसे जिम में गए या ऐसी फैसिलिटी में गए जहां पे उन्हें पहले दिन ही बहुत ज्यादा वर्कआउट करा दिया गया। तो वो होगा क्या कि आप जब नेक्स्ट डे जब सोकर उठेंगे तो आपका शरीर दर्द करेगा, आपका मोटिवेशन चला गया। चौथा एक रीजन ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा मतलब वजह हुई कि भाई आपके घर में शादी है या कोई इमरजेंसी आ गई या आप ऑफिस से लेट आए, तो सबसे पहले आप कहाँ पे कट करेंगे? आप अपना एक्सरसाइज करने वाले शेड्यूल को ही कट कर देंगे। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होके चलना है। आपको ये सोचना है कि यार अगर मैं 7 दिन में 4 दिन भी वर्कआउट कर पाया तो मेरे लिए ये शुरुआत जो है बहुत बेहतर होगी। मैं इसको बहुत बेहतर शुरुआत मानूंगा। आप लगातार 30 दिन वर्कआउट करेंगे ऐसा मत सोचिएगा। जितना संभव हो उतना रियलिस्टिक गोल सेट करें, अपने शेड्यूल के हिसाब से सेट करें। अपनी जो दिनचर्या है, आपकी जो जीवन शैली है, आपको पता है कि आपको ऑफिस लेट हो ही जाएगा, तो आपको अपने दिन के लिए अपने कुछ स्नैक्स साथ में लेके चलने ही होंगे। फिर ऐसा ना हो कि आप जो डिनर भी कर रहे हैं तो रात 12:30 बजे 1 बजे आप आके डिनर कर रहे हैं अपना। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत धीरे धीरे लेवल पे आपको शुरू करनी है, एकदम से नहीं साधु बनना है। तो ये ऑल और नथिंग मेंटालिटी जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये गलत है। एक आप भी कविता और शायरी करते हैं काफ़ी। हाँ जी। तो एक शेर था जिसने मेरी और मेरे काफ़ी दोस्तों की ज़िंदगी तो नहीं पर सेहत बर्बाद कर दी थी काफ़ी वक्त तक। वो कुछ ऐसे है कि हदे तकवा अगर अता ना हो पाए तो अपना मज़हब यही है गालिब, कि हवस बाकी न रह जाए, गुनाह कीजिए तो खूब कीजिए। तो ये हम सोचते रहते हैं कि जब तक अभी तो देखो अच्छा काम तो हो नहीं रहा, एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है, तो जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन आग लगा देंगे। जब तक कर रहे हैं तब तक गलत, अच्छे से गलत कर लो। और ये आपका वो फिर मंडे कभी नहीं आता। फिर मंडे के साथ में वीकेंड आ जाएगा, उसके साथ में अगली 1 तारीख से शुरू करेंगे, फिर अगले महीने से करेंगे, फिर एक दोस्त आ जाएगा विदेश से, फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा और वो कल कभी नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो कुलविंदर भाई, जिम जो शब्द है एक इसकी धारणा ये बनी हुई है काफ़ी लोगों के दिमाग में, मोस्टली लोगों के दिमाग में, कि जिम शायद उन लोगों के लिए जगह होती है जो या तो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या अपने शरीर को बड़ा बनाना चाहते हैं। और एक ये भी धारणा है कि आप अगर वेट्स उठाओगे, वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपका शरीर बड़ा होता जाएगा, बल्कि होते जाओगे। लड़कियों में खासकर धारणा होती है। और जिम काफ़ी लोगों को इंटिमिडेटिंग लगता है, और मैं उनमें से एक हूँ। मतलब मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, रनिंग मैं मतलब एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, पर मुझे जिम फिर भी इंटिमिडेटिंग लगता था। अभी बहुत रिसेंटली मयंक, हम दोनों का मित्र है, मयंक से मैंने ट्रेनिंग ली और उससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने उस वक्त। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके, जिम को लेके जो मेरी धारणा थी पहले, वो काफ़ी बदली। अब वो मुझे इंटिमिडेटिंग, उतना डर नहीं लगता जिम को देख के, पर बहुत दुनिया को लगता है वे भी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों है ऐसा, क्यों डरते हैं लोग जिम से, और क्यों आना मुश्किल है, और क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्चुअली ज़रूरी है सबके लिए? ठीक है, इसमें आपने बड़े सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, तो हम बारी बारी से कोशिश करूंगा कि मैं इन बातों के जवाब दूं। जी।
सबसे मतलब जो बात है, जो धारणा बनने की बात है, वो आती है आपके आसपास से। आपने किसको देखा? आपने सबसे पहले सलमान खान को देखा, या आपने मूवीज के अंदर गुंडों को देखा कि वो भारी भरकम है, या मतलब यूजुअली आपका परसेप्शन कहाँ से बना, वो धारणा आई कहाँ से? तो आपने नॉर्मल इंसान जो 9 से 5 या 9 से 6 की नौकरी कर रहा है, जो सुबह शाम मेहनत कर रहा है, वो आपने उसको बहुत बड़ा नहीं देखा। तो यूजुअली ये बॉलीवुड या मैं बोलूँ हॉलीवुड या मूवीज ने ऐसा परसेप्शन सेट किया कि यार जो है। दूसरा फिर ये जितने मिस्टर ओलंपिया या इस तरह के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स थे, जितना इनकी रीच जो है बढ़ती चली गई, उस सिनेरियो में लोगों को लगा कि यार ये सिर्फ जिम से ही हो सकता है, या फिर ये मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिसको भी आप वेट ट्रेनिंग कह रहे हैं, ये सिर्फ मतलब अगर हम ये करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें पुराना एक स्कूल ऑफ थॉट था। अब शायद काफ़ी मैं लोगों को देखता हूँ कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, बदल रहा है, आपको लगा अब बदल रही है। अब लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि यार वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है। मैं दूसरा आपका एग्जाम्पल वो लेता हूँ कि जब लड़कियां ये सोचती हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से जो है वो एकदम मस्कुलर हो जाएंगी, जाइंट जैसी हो जाएंगी। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है। ये दोनों ही जो है अपने आप में अलग हैं। एक बड़े सारे मतलब आपकी जॉइंट्स, आपकी हड्डियां कैसे स्ट्रांग होंगी, आपके मसल्स कैसे स्ट्रांग होंगे। मसल्स बनेंगे अलग चीज है, मसल स्ट्रांग होंगे अलग चीज है। आप इस बात को कैसे मतलब समझेंगे कि यार मसल बनाने नहीं है। देखिए, साइज बढ़ाना है, उसका ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है। जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। आप एक टीएमटी सरिया की ऐड देखते हैं, अगर आप यूजुअली टीवी देखते हो, या टीएमटी वो बोलता है कि भाई इस सीमेंट में जान है। तो आप उस सीमेंट में जान को कैसे समझ रहे हैं? मतलब उस सरिये, अगर वो सरिये के साइज बड़ा होगा तो उसमें जान होगी, या उस सीमेंट में जान इसलिए हुई कि वो कुछ अलग नजर आती होगी। सीमेंट तो सीमेंट जैसी नजर आएगी ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस मतलब आपका किस उससे बने हुए हैं आप। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है हेल्प करती है आपके जो बेसिक फॉर्मेशन है उनको स्ट्रांग करने में। मैं इस बात को स्ट्रांग करने से रिलेट कर रहा हूं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने मसल्स को स्ट्रांग करते हैं। मसल को स्ट्रांग करने का मतलब है कि एटलीस्ट वो उस लेवल पर नहीं थकेंगे। इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसी उसमें बोलता जाता हूं कि आप जैसे पहले दिन 10 पुशअप पे थक गए, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में 10 पुशअप करने वाली स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन आपने लगातार 1 महीने तक एक्सरसाइज की और आप अब जो है 15-15 पुशअप के 3 सेट लगा पा रहे हैं, तो मतलब आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ी है। अब इस पूरे ही एग्जाम्पल में आपका मसल साइज नहीं बढ़ा है, आप फैल नहीं गए हैं। आपके मसल्स थे, जो आपके जॉइंट्स थे, जो आपकी हड्डियां थी, वो मजबूत हुई हैं। अब उन्होंने लोड लेना सीख लिया है। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज। जिम के अंदर जो मशीनें होती हैं या जितने भी एक स्पेस या एक एनवायरनमेंट होता है, वो उस फैसिलिटी में यही सब चीजों का एक, आप कह लीजिए कि एक छत के नीचे वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो। अब आप बोलेंगे कि यार एक्सरसाइज तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूं, मैं पुशअप तो पार्क में भी लगा सकता हूं। सेम मतलब आपकी बात बिल्कुल एकदम सटीक है, या आपका सोचना बिल्कुल एकदम ठीक है। आप भगवान का नाम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? जब आप मंदिर जाते हैं तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, वो एक एनवायरनमेंट ही है जहां पे आपके सामने भगवान है और सारे भक्त जो हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं या डेडिकेटेडली उनका नाम। आपने बाकी सारे जीवन के अपने काम छोड़ दिए ना। भले ही मैं अब ये बोलूं कि आपका दिमाग शायद भगवान की भक्ति में ना लीन हो, लेकिन आप ऐसे स्पेस में, ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच गए जहां पर आपको बाकी कुछ नहीं दिख रहा। सेम जिम के साथ है, या ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी के साथ है जहां पर आप पहुंच गए तो आप अपने ऑफिस को छोड़ आए, अपने घर को छोड़ आए, आप अपनी बाकी टेंशन्स को छोड़ आए और एक ऐसी डेडिकेटेड फैसिलिटी में पहुंच गए जहां पे अब आप फोकस करेंगे अपने लोअर बॉडी पे, अपनी अपर बॉडी पे, या जो भी जिस भी आप ओवरऑल मैं आपको बोलूं कि जिस भी चीज को आप स्ट्रेंथ या अपनी ट्रेनिंग से आप उसको मजबूत करना चाहते हैं। भाई काफ़ी पिछले कुछ सालों में मेरे को काफ़ी रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेंथ का अपना इंपॉर्टेंस है। तो जैसे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स करता हूँ मैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, मसल मास लूज़ होता है तो उसके अपने हेल्थ रिस्क्स आते हैं साथ में।
तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक तो इस इंजन को इस चेसी को मजबूत करने की ज़रूरत है मेरे स्पोर्ट में, पर उसके अलावा भी मसल मास ज़रूरी नहीं है जो दिखे बड़ी मसल्स वही है। आप एकदम आम आदमी जैसे दिख सकते हैं और फिर भी आपका मसल मास और स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है। तो जितने लोग अभी मान लीजिए लेट रियलाइजेशन जिनको होता है लाइफ में, मतलब इस पॉइंट से पहले मैं एक चीज़ पे और आता हूँ कि एक्सरसाइज को लेके जागरूकता जो है वो एक तो धीरे धीरे बढ़ रही है अभी, है ना, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको लेट रियलाइज़ होता है कि सेहत के बारे में कुछ करना है। तो और मोस्टली हम लोगों के पेरेंट्स या अंकल आंटीज और जिनको हम देखते हैं वो 50s में 60s में जाके ख़ास तौर पे नज़र आने लगता है कि भाई शरीर को काफ़ी मदद की ज़रूरत है और अभी तक ख्याल नहीं रखा, तो वो असर वहाँ पे दिखाई देगा। तो जब वो जागरूकता आती है तो उसके बाद वो वॉक करना चालू कर देते हैं मोस्टली लोग, और कई लोग वहाँ से फिर दौड़ना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ उनकी इंप्रूव हो रही है, कुछ ना करने से तो बहुत ही अच्छा है। पर उन लोगों को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि रनिंग कर करके ना आप शरीर को एक मतलब खाली कार्डियो कर करके एक नुकसान भी होता जाता है शरीर को, अगर आप कुछ और नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन लोगों के लिए आप मुझे थोड़ा समझाइए कि हर एज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मान लीजिए 50 या 60 की एज है, मान लीजिए मेरे फादर हैं जिनकी एज 60+ होगी अभी, तो वो उनके लिए स्ट्रेंथ, अब मैं चाहता हूँ कि वो समझें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस, पर कन्विंस करना उनको आसान नहीं कि इस उम्र में पहली बार जो कभी जिम में नहीं गए, पहली बार जाके वो डंबल्स उठाएंगे जहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी मसल्स वाले उठा रहे हैं, इतनी भारी भारी प्लेट्स, वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी क्यों है उनके लिए, पहले ये बताइए। मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बात से कि अगर आपने सेहत को प्रायोरिटी नहीं बनाया ना तो किसी एक दिन आज सेहत ही आपकी प्रायोरिटी रह जाएगी। मतलब इस बात की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। दूसरी बात ये कि जब आपने बोला कि लोगों को बड़ा लेट रियलाइज होता है, देखिए जिस दिन कोई मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आएगा ना उस दिन आदमी है ना, फिर मतलब जो घर पे बनी पूरी भी खा रहा होता है ना, फिर उसमें भी कैलोरी गिनना शुरू कर देता है। मतलब हम जो है कुछ हो जाने का इंतजार कर रहे होते हैं हम सभी। मतलब मैं इसमें किसी भी एज ग्रुप को नहीं टारगेट करूंगा। आप देखिएगा कुछ भी, मतलब मेडिकल रिपोर्ट में किसी एक दिन ऐसा आ गया ना कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका लीवर जो है इनलार्जमेंट लीवर के साथ में हो रहा है, शुगर ज्यादा है, आप उस दिन के बाद से ही अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस दिन के बाद से आप ग्रीन टी पीना शुरू कर देंगे, उस दिन के बाद से आप सैलेड खाना शुरू कर देंगे। तो अक्सर एक मानसिकता ऐसी है कि कुछ हो जाने का इंतजार कर रहे होते हैं, नहीं तो सब लोग अपने आप को सेहतमंद ही समझते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। इवन उम्र का भी लेना देना नहीं है इसमें ज़्यादा, कि कॉर्पोरेट लाइफ में देख लीजिए सारे सब की बिल्कुल बड़ा सारा मेरे पास मतलब लोग जो मिलता हूँ, जिन लोगों से किसी को L3 डिस्क में प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल का इशू है, तो ये दिनचर्या, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो जीवन का ही सत्य है। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, एक ये भी इसका दूसरा पहलू है। जो आपने सोचा था अगर आपने वो अचीव कर लिया, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कहीं ना कहीं इनकम से। अगर आप एक नौकरी पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, तो बड़े सारे यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ, उनको हर फील्ड में आगे बढ़ना है, उनको हर जगह अच्छा दिखना है। आप चाहे सुंदर पिचाई को देख लें, आप सत्य नडेला को देख लें, आप किसी को भी देख लें, वो जितना आदमी जो है ऊपर पहुंचा हुआ है उतना ही वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है। बिल्कुल। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आप देख लीजिए, सुबह 4 बजे उठ के वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब उनके दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक्सरसाइज है। तो जब आप कहीं पहुंच गए तो आपको ये लग रहा होता है कि यार मैं हर जगह जो है वो डायनेमिक परफॉर्म करूं, या मैं एकदम हर फील्ड में बेस्ट हूं। तो वो एक यंगस्टर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छा दिखना भी है, उनको काम करना है, तो उनके पास वो स्टेमिना हो कि वो इस चीज को रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने से। अब मैं दोबारा से तीसरी बात पे आता हूं कि जब उनको ये लगता है कि यार नौकरी कर ली, अच्छे लेवल पे पहुंच गए, सेटल हो गए, परिवार है, मतलब अब किसी चीज़ का स्ट्रगल नहीं है, तो अब उनको अपनी हेल्थ का ध्यान आता है। फिर वो हेल्थ के प्रति मतलब थोड़ा से अवेयर होते हैं कि यार अब मैं 1 घंटा जो है हेल्थ के ऊपर अपना निकालना शुरू करता हूँ। अब इस जितने भी आपने क्वेश्चन जितने भी पूछे, मैं उनको कंक्लूड करता हूँ कि जब इंसान के शरीर की संरचना हुई थी इस पृथ्वी पे, जब कभी एडम ईव आए होंगे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो लिफ्ट यूज करेंगे, वो एस्केलेटर यूज करेंगे, वो गाड़ियों में घूमेंगे।
मतलब इंटेंशनली इंसान की संरचना ऐसी हुई थी कि वो जंगल में रहेगा, अपना खाना खुद ढूंढेगा, और वो मतलब उसके लिए वो एफर्ट्स करता था। उसके लिए उसे एग्रीकल्चर जो है सबसे पहला ऐसा वो था कि जहाँ पे सेटलमेंट होने शुरू हुए, जहाँ पे उसको खाना खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा था। ओवर द टाइम मतलब जितनी भी फैसिलिटीज मतलब आती गई, आदमी जिसके पास भी मैं बोलूं कि आपने अब काम करने के लिए काम वालियां रख ली हैं, आपने, हमारा शरीर इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था। मतलब मूवमेंट इज द की। हमारे शरीर जो है वो, अगर जिस दिन आप मूवमेंट करना बंद कर देंगे, उस दिन हड्डियां, जॉइंट्स, बोन, आपका शरीर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। आप अक्सर देखिएगा जो आदमी काफ़ी पैसे वाले होते हैं, उनको अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उनके एक एज के बाद जो है, हमारी घरों में माएँ हैं या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और एक एज भी बोलूँ मैं 50 या 45 प्लस कह लीजिए आप, उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एकमात्र रीज़न ये है, उन्होंने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो शरीर के साथ सिर्फ एक बेसिक सा फंडा ये है कि जितना आप उसको फिजिकली एक्टिव रखेंगे, उतना हमारा शरीर सारे के सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो ठीक चलता रहेगा। आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिया और ये जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। इसी चीज़ को मैं अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ले आता हूँ। जब आपने इस्तेमाल करना बंद किया, आप मम्मी जो है वो पापा को बोलती हैं, भाई दुकान से जो है ना ये सामान ला के दे दे। पापा दुकान पे जाते हैं, 200 मीटर की दुकान से दूध लेके आने में उनके सांस चढ़ जाते हैं। रीजन आप सोचेंगे कि यार ये आदमी खा भी ठीक रहा है, ये आदमी सो भी ठीक रहा है, रिटायर हो चुका है, तो अब कोई काम भी नहीं है करने के लिए, तो ये थक क्यों जा रहा है। एक सिंपल सा इसका वो था कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, उन्होंने अपने शरीर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है, जैसे अब आपके मैं सवाल पे आता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है एक्सरसाइज की। मतलब पहले मैं एक्सरसाइज को बोलूंगा, फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बोलूंगा कि हमारे जॉइंट्स, हमारे घुटने, या हमारा पूरा बॉडी का बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब मैं कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये इफेक्टिवली जब भी काम करता रहेगा जब इससे आप काम करवाते रहेंगे। आपने अपने छोटे छोटे काम करने के लिए टूल्स रख लिए, या टूल्स के थ्रू आप काम कर रहे हैं। आप खाना अपना स्विगी जोमेटो के थ्रू मंगवा ले रहे हैं, अब आप बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। आप इतने संपन्न हो गए हैं कि आप गाड़ी के बिना कहीं जा नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आनी ही आनी है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप त्याग दीजिए और एकदम से मतलब ऐसा जीवन जीना शुरू कर दीजिए कि जंगल में रह के रहना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशन ऐसे लेने पड़ेंगे कि आप एटलीस्ट 1 घंटा 40 मिनट दिन के आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको उस शरीर को हमेशा इस्तेमाल करते रहना है। तो उस सिनेरियो में जिम पिक्चर में आ जाता है, योगा पिक्चर में आ जाती है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं या कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इसमें पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मैं जोड़ दूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ क्या है कि उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उसको वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। वो सारी मशीनें ऐसी हैं कि वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे आप अपने घुटनों को, अपने सारे मसल्स को जो है ट्रेन कर पाएंगे, पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाता है। हाँ, आप जो है इंडिविजुअली, आपको आइसोलेशन मूवमेंट्स में भी आपको उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, कंपाउंड मूवमेंट्स के थ्रू भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो जो वीक जोन है आप उसको भी ट्रेन कर सकते हैं, और ओवरऑल बॉडी का भी ट्रेनिंग साथ साथ हो जाएगा। तो मतलब शरीर डिज़ाइन और बना इस तरीके से था कि वो मूवमेंट के लिए बना है, वो खाना खुद खोज के खाए, और हमने दिमाग का इस्तेमाल कर करके टूल्स ऐसे बना लिए, औजार ऐसे बना लिए हैं जिसकी वजह से हमें अब हिलने की ज़रूरत नहीं है। जी। और क्योंकि वो जो चीज़ बनी उसके लिए थी और उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो वो रॉट हो रही है बैठे बैठे पड़े कुछ। और उसी से ही मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम जिसे भी आप बोलते हैं, वो सारी उसी चीज से आती हैं। लाइफस्टाइल शब्द भी यही हाँ, है। बिल्कुल। ये आपके जीवन शैली, आपने अपनी दिनचर्या को खराब किया, अपने जीवन शैली को खराब किया। हाँ। ये सारी चीजें, जितने भी, मैं बीपी वाला प्रॉब्लम बोलूं, मैं आपको सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम बोलूं, डायबिटीज वाला प्रॉब्लम बोलूं, शुगर वाला प्रॉब्लम बोलूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। 100%। हाँ, आपके खाने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, बिल्कुल इन सब से रिलेटेड है। तो कुलविंद्र भाई, मुझे तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, थोड़े से एल्डरली जब हो जाते हैं लोग, वो लोग जिम जाने से अभी कतराते हैं। तो या तो जिम जाए बिना, या जिम जाके किसी भी तरीके से उनके शरीर की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है उनके लिए, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा, वो क्या, एक तो जिम जाना चाहिए उन्हें, है ना, और अगर नहीं जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए?
मैं इस सवाल से पहले एक सवाल आपने जो पूछा था कि वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं या जिम जाते हुए हिचकिचाते हैं, उसके 2-3 रीज़न जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब मेरे जो फिटनेस सेंटर हैं उनसे मैंने रियलाइज़ किए। बड़े लोग थोड़ा सा शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं यंगस्टर्स के साथ वर्कआउट करते हुए। मतलब उनको लगता है कि यार 70 साल 75 साल का आदमी जिम में है तो लोग क्या कहेंगे, मतलब ये लोग क्या कहेंगे वाला फियर उनको है ना 70 ईयर्स ऑफ एज में भी उनको वो हॉन्ट कर रहा होता है कि भाई मेरे सामने एक 18 साल का नौजवान कोई लड़का या लड़की वर्कआउट कर रहा होगा तो मैं शायद अनकंफर्टेबल हो जाऊं। तो पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धारणा आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी कि लोग क्या कहेंगे। आपका शरीर है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, जितनी आपकी एज बढ़ेगी, जितना आप दिन ब दिन जो है टुवर्ड्स बुढ़ापे की तरफ में कह लीजिए, या आप और एज जुड़ती चली जाएगी आपके उसमें लाइफ में, आप जो है जिस दिन आप दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे ना चलने फिरने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि यार मेरे घुटनों में थोड़ी जान और होती, या मेरे कंधों में थोड़ी जान और होती, तो मैं ये सारे काम अपने खुद से कर पाता। तो जितनी आपके शरीर में जान है, आपको उतना ही दूसरों के ऊपर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब इससे बढ़िया मैं और कोई बात नहीं बोल सकता हूँ। नहीं भाई, और ऊपर से जैसे आपने बताया था ना भी, लेडीज़ हैं जैसे 40 45 50 की एज आती है, सबके घुटनों में दिक्कत होती है, ये तो टेम्पलेट सेट हो चुकी है। इंडियन वुमेन ऑल ऑफ देम गो थ्रू दिस। ये सारी आंटी जितनी भी आप देखोगे ना, सबका वजन बढ़ा हुआ होगा और घुटने सबके खराब होंगे। मेरी मम्मी की अभी एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, और इस यहाँ तक नौबत आ गई थी कि सर्जरी के बिना काम ही नहीं चल रहा था। 5 साल तो झेलते हुए हो गए, यहाँ से जाके उससे करा लो, उससे ये इलाज करा लो, सब ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है, स्ट्रेंथ आपने ज़िंदगी में किए नहीं है, वज़न आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो। तो ये टेम्पलेट है जो आपको अपने 30-40 की उम्र में दिख जानी चाहिए कि आगे ये होने वाला है। आपका देखिए 2 चीज़ें, एक तो लाइफ स्पैन है और एक हेल्थ स्पैन है कि आप एक तो कितने साल तक आप जिंदा रहोगे और कितने साल तक आप हेल्दी जिंदा रहोगे, जिसमें आप अपने सारे फंक्शंस कर पाओ। कि अगर 4 फ्लोर आपको चढ़ के 2 थैले लेके सामान के जाना है तो वो लेके आप जा सकते हो। तो ये हेल्थ स्पैन कितना वक्त तक मेंटेन होता है। अभी की डेट में अगर मान लीजिए 80 साल तक कोई जी रहा है तो मोस्टली लोग, ठीक है हेल्थ स्पैन तो बहुत इंप्रूव हो गए हैं, सॉरी लाइफ स्पैन तो बहुत इंप्रूव है, लोग लंबा जी रहे हैं। पहले टीका नहीं होता था, इलाज नहीं होता था चीज़ों का, अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ जिंदा रख लेती है आपको। हेल्थ स्पैन्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो मोस्टली लोगों की लास्ट 2 डेकेड्स होती हैं अपनी ज़िंदगी की, 60s 70s, या कोई अगर 90 तक जीता तो 80s और 90s की जो उनकी डेकेड्स हैं। अब ये मान लीजिए आपको अगर पार्किंसंस या एल्जाइमर्स या इस तरह की कोई भी बीमारियां होने वाली हैं, या आप फिजिकली किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से डिसेबल होते हैं और आपको बिस्तर पकड़ना पड़ता है, तो 15 20 25 साल थोड़े नहीं होते हैं। मतलब 25 साल बहुत वक्त होता है। इवन 5 साल जब निर्भर हैं आप दुनिया पे, वो बहुत वक्त होता है। तो और शायद अगर आपने मान लीजिए 70 तक ज़िंदगी अच्छी जी है, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा उस ज़िंदगी में, आप दुनिया को पास ऑन कर सकते हैं वो चीज़ें, और एक पैशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस वक्त में, जो आपकी इच्छा रही हो लाइफ में आप नहीं कर पाए उस वक्त कर सकते हैं। सो आपकी ज़िंदगी के आखिरी 2-3 डेकेड्स बड़े इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर शरीर वहाँ तक नहीं लेके पहुँचा पाए आप, तो फिर वही बहुत ही मिजरेबल हो सकते हैं। और पॉइंट कंक्लूड करने के लिए एक और बात बोलूँगा कि रिसर्च ये बताती है कि चीज़ कैसे ख़त्म होती है ना, वो स्वाद छोड़ती है आपके मुंह में। तो जैसा हाउ इट एंड्स, कोई भी तजुर्बा, अगर मान लीजिए हॉलीडे आपकी 10 दिन के लिए आप हॉलीडे पे गए थे, 9 दिन बहुत अच्छा रहा, 10वें दिन आपका किसी से झगड़ा हो गया बहुत बुरा वहाँ पे, तो आप मेमोरी जो लेके जा रहे हैं उस हॉलीडे की, मोस्टली वो लेके जा रहे हैं कि हाँ ठीक, मतलब यह बेकार ही था, राइट। और अगर मान लीजिए 9 दिन बेकार रहे और 10वें दिन बहुत अच्छा हो गया हो, तो आप यूजुअली टेस्ट वो लेके जाएंगे कि अच्छा था। तो ज़िंदगी चाहे कितनी बेहतरीन आपने जी होगी, और ज़िंदगी के 10-12 साल बुरे निकल जाते हैं जिसमें आप निर्भर हैं दुनिया पे, तो आप हर दिन मरने की कामना करेंगे कि भैया किसी तरह उठा ले भगवान। वो विपिन भाई, वो है ना बात की, जब समय था, मतलब जब पैसा था, जब समय नहीं था, जब समय आ गया, जब पैसा नहीं था, मतलब वो अगर आपने बात सुनी हो तो इस मतलब जो सीनियर सिटीजन या मैं इनका बोलूं कि लाइफ जी चुके हैं, खूब कमाया, खूब अपनी सामाजिक दायित्व जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जब उनको, और यूजुअली ऐसा माइंडसेट रहता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, अब मैं लाइफ एंजॉय करूंगा,
लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो वैष्णो देवी गए, कहीं पहाड़ों पे घूमने के लिए गए, वो जो है 200 मीटर भी नहीं चल पाएंगे, उनके सांस फूलने लगेंगे। तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज या वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वो मैं बोलूँ कि वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन उनको होता है। और मैंने एक चीज और भी देखी, मतलब इसमें मैं और ऐड करूंगा, वो रियलाइजेशन होता है लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे यार, मतलब मैं अगर उनको बोलूं कि यार भाई ये फलाना हीरो या ये फलाना आदमी जो है ये 70 ईयर्स का है, और आप जो है वो खुद 75 ईयर्स की, मतलब 70 ईयर्स के हैं, और आप अपनी हालत देख लीजिए, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये तो यार बॉलीवुड वाले हैं, ये तो यार हॉलीवुड वाले। ऐसा देखिए, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो हर वो चीज कर रहा है जो उसके डाइजेशन को, उसके मेटाबॉलिज्म को, अपने खान पान को, वो अपने सोने को, वो हर चीज का ध्यान रख रहा है। आपको ये है कि मेरा घर, मेरी बहू, मेरे बच्चे, अब भी वो ये परसेप्शन, मतलब जब आपने, मैंने जैसे बताया कि आपने जब अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखा ना, तो सारी दिक्कतें वहीं पे आती हैं। मतलब मैं इसमें बोलूं कि हम इमोशनल लोग ज्यादा हैं, अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। हमारे पेरेंट्स को, मतलब वो फिर बाद में वो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है। आपको जब उन्होंने सब जीवन भर सिखाया है, और जब आप उनको सिखाने पे आते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस बात को। जब आप उन्हें बोलेंगे, मतलब उनको ये लगता है कि अब यार तू सिखाएगा मुझे यार। दूसरी चीज ये, जब आप उनको बोलते हो कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया कि एक वो सोशल फियर है कि अब यार 60 साल का आदमी जिम जाएगा क्या यार। तीसरी चीज ये, जिम गए, जैसे मैंने बताया कि अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, या उनको अच्छे से वो वेलकम नहीं हुआ, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से उनको नहीं अटेंड किया गया, वो जिम छोड़ देंगे। और ऐसे ही, मतलब मैं उन सभी के लिए ये सलाह देना चाहूंगा, विपिन भाई, इस क्वेश्चन को आंसर बेटर तरीके से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स को दिखाइए जो 60 साल के या 70 साल के होके एकदम फिट है, जो सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जो नेगेटिविटी जो आसपास की है उससे दूर रहते हैं, जो अपना हेल्दी जीवन जी रहे हैं, जिनको कोई रोग नहीं लगा हुआ, जो अभी भी निरोगी हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल्स उनके लिए दिखाइए, तो वो उनके लिए वो शायद एक्सेप्टेंस जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमारी एज, मतलब जैसे हम अभी, मैं 1-1.5 साल पहले फादर बना था, आप अभी, मुबारक हो आपको फिर से। थैंक यू विपिन भाई, कंग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ बेबी गर्ल। थैंक यू। तो अभी तक तो खैर हम बच्चे थे, मैं बेटा था अभी तक, अभी मैं बाप भी हूँ, तो मेरे को लगता है दोनों तरफ जिम्मेदारी है। इस तरफ एक तो उसके लिए सही एग्जाम्पल सेट करना, उसकी आदतें अभी से बहुत अच्छी बनाना, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी बच्ची। एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स हैं उनको सिखाना, के जागरूक करना हेल्थ के बारे में। आपने बीच में बिल्कुल सही बोला था कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि जिम जाना क्यों ज़रूरी है, वर्कआउट तो बाहर भी कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, करना चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? आपको जहां समय मिले। देखिए, मैं जिम को लेके बहुत ज़्यादा प्रो बातें नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको जहां समय मिले। आप अगर ऑफिस में हैं, आपका 9 से लेके और रात 9 बजे तक का ऑफिस है, कोई बहुत सारी मीटिंग्स हैं आपकी, आप कोशिश ये कीजिए ना कि आप 3-4 माला जो है ऊपर नीचे सीढ़ियां इस्तेमाल कर लीजिए, लिफ्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी आज की पोस्ट पे देख रहा था अभी। हाँ, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि फिजिकली एक्टिव रहना है अपने को। मतलब बॉटम लाइन ये है, आपको शरीर को, मतलब लगातार आप 16 घंटे किसी एक कुर्सी पे बैठे रहे, मतलब आपने बेसिक प्रिंसिपल ही जो है वो ब्रेक कर दिया। जो मैंने आपको पहले जितनी भी बातें बोली कि आप शरीर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए था, वो फिजिकली यूज करने के लिए था। थोड़े साल पहले तक मैं बोलूँ, मतलब बिफोर 90s, मतलब जितना मैंने सुना है, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत बड़ा परसेंटेज था। अभी भी वो 51-52% के आसपास है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम सर्विस इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है। आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी अक्सर लोगों को मिलता है, कि वो बेचारा सुबह 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे घर से निकल गया ऑफिस के लिए गाड़ी से, और वो रात में फिर वो जो है 9, साढ़े 9 बजे ही वापस आएगा। अब वो कहीं से उसको सूरज का एक्सपोजर नहीं है। मतलब आप किसी जमाने में क्रिकेट खेलते थे जब आप यंग थे, आप खेतों में काम करते थे, या आप आउटडोर, कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन अब आप एक
20 माले की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, मतलब एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, सारी चीजें, लेकिन आपको सन का एक्सपोजर नहीं है। हमने बेसिक ही मतलब सारे तोड़ते चले गए हम लोग। आप सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, आपको ये लगता है मतलब। और दूसरी चीज, आप लंच भी करेंगे, फिर कोई ऑफिस की पार्टी होगी, आप वो भी एंजॉय करेंगे, फिर चाय समोसा तो चलता ही रहता है। आप कैलोरीज इनटेक, अब ये सारी बातें कैलोरीज इनटेक, ओबेसिटी, या मैं उसकी तरफ ले आऊंगा कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन आपका कंजम्पशन जो है वो चालू था। बड़े सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि यार मैं घर का खाना खाता हूं और मोटा हो जाता हूं। कि भाई घर का खाना अनहेल्दी क्यों है? घर का खाना अनहेल्दी नहीं है, आप जो खा रहे हैं वो कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। वो अनहेल्दीनेस या वो सब चीजें वहां से निकल के आ रही हैं। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड, अब ये लाइफस्टाइल वाली चीजें, मतलब बड़े सारे लोग जो हैं 25 के होते हैं, वो 35 के लग रहे होते हैं। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो 35 के होते हैं और जो 25 के लग रहे होते हैं। तो ये फर्क है एक्सरसाइज का। कुलविंदर भाई, दुनिया भर के वीडियो सर्कुलेट होते हैं आजकल, जिसमें इनफैक्ट मीम्स में भी पहले तो एक, और इनफैक्ट अभी जब से ये रिसेंटली हार्ट अटैक के कुछ वीडियोस शेयर होने लगे हैं व्हाट्सएप पे कि जिम में एक्सरसाइज कर रहा है कोई आदमी और कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। मुझे मतलब मैं तो देखता हूँ ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि मेरे को तो पता है कि ये कितना सिली है ये, क्योंकि जिम जाने से कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकते। हार्ट अटैक के आपको बंदे की हिस्ट्री नहीं पता, वो क्या कर रहा है, 50 और कारण होंगे। पर मैं हैरान इस बात से था जब मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूँ अभी जिम शुरू करने के लिए, कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं नहीं जिम नहीं जाना भैया, हार्ट अटैक आते हैं जिम जाने से। तो इनसे परसेप्शन एक्चुअली बदल रहे हैं लोगों के, जिसको देख के मैं बहुत हैरान था। तो एक तो ये हो गया कि हार्ट अटैक आता है जिम से, इसको प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा कि क्या कहानी है इसकी। और दूसरा, चलिए पहले इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो इसी एग्जाम्पल के साथ मैं कंटिन्यू करूं तो मेरे मतलब जितने भी फिटनेस सेंटर है ना, उसमें अक्सर कार्डियो की मशीनें खाली रहने लगी हैं आजकल। वाह। हाँ जी, तो अब हम उन लोगों को समझा रहे होते हैं। देखिए अभी दुनिया जो है एक कोरोना के टाइम से गुजरी है। हाँ जी। ठीक है, अब उस वायरस का क्या इंटेंसिटी था, ठीक है, जो वैक्सीन बनी उनकी क्या इंटेंसिटी थी, या वो किस, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि किसी भी वैक्सीन को या दवाइयों को फील्ड में पब्लिक उसमें आने के लिए तकरीबन 25 से 30 साल की रिसर्च लगती है। और कोविड के दौरान जो वैक्सीन आई या उनको उतना टाइम नहीं मिला, मतलब वो उसके अलग अलग कारण थे कि हमें इमरजेंसी को टैकल करना था। तो बड़े सारे इश्यूज जो हैं, मतलब अभी रिसर्च और वो सब चीज़ें सामने आएंगी, तो बड़े सारे इश्यूज वो कोविड रिलेटेड ही हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशन से इतनी थी कि मतलब आम इंसान जिसको कोई नहीं भी इश्यूज थे उसको भी कोई ना कुछ इश्यूज डिटेक्ट हो जा रहे हैं। दूसरा, जो नॉर्मल आपका एक लाइफस्टाइल था, देखिए मैं फिर से वो लाइफस्टाइल के ऊपर ही आऊंगा, जो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट होता है विपिन भाई, अगर आपको मैं बताऊं टॉफी और 40 का। टॉफी का कॉन्सेप्ट होता है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, 40 का फैट आउटसाइड थिन इनसाइड। जो ये थिन इनसाइड या फैट इनसाइड वाली बात है, वो बात है आपके ऑर्गन्स की। आप देखिएगा कोई आदमी बहुत ज्यादा लीन है, लेकिन उसका अगर आप BMI कराने जाएंगे तो वो 35-30 की रेंज में मिलेगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा ये हाई फैट होगा, ऑर्गन्स के पास में होगा। हाँ। अब ये देखिए ना, वो आदमी दिखने में तो आपको बहुत दुबला पतला लग रहा था। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आदमी अपने आप को हेल्दी ही समझते हैं जब तक कुछ हो नहीं जाता। तो यूजुअली मतलब अब वो जिम को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, मतलब मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आदमी डांस करते हुए मतलब उसको अटैक आ गया, या वो दौड़ लगा रहा है तो अटैक आ गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा था तो अटैक आ गया। जब भी मुझे कोई भेजता है पहला सवाल यही होता है कि मुझे वो वाले भी भेजो जो सोफे पे बैठा हुआ फिल्म देख रहा था उसको भी हार्ट अटैक आ गया। हाँ, उसके वीडियोस कहाँ है? मतलब अगर किसी की हार्ट हिस्ट्री है तो उसको कहीं पे भी आ सकता है, बाथरूम में आ जाते हैं हार्ट अटैक्स। तो अगर हार्ट डिजीज आपको है तो उसका जिम से लेना देना नहीं है। जिम से लेना देना सिर्फ उन लोगों का है, जैसे मैंने बताया, किसी वजह से जिम छोड़ दिया था, बीमार हुए, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोविड की वजह से ब्रेक आया। जब वो शुरू करने पे आए तो उन्होंने उस इंटेंसिटी को इतना ज्यादा हाई रखा, जैसे मैंने बताया ना कि वो ग्रेजुअली हमें उसको बिल्डअप करना है, लेकिन वो रिजल्ट चाह रहे होते हैं कि हमें 10 दिन में या हम 1 महीने में अपने पुराने वाले लेवल पे आ जाएं, या हम अपने किसी दोस्त की शादी में जाना है या कुछ ऐसा करना है तो हम 1 महीने के अंदर वो रिजल्ट ले आ जाएं। तो आप इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए, आपने अपने शरीर के साथ जातियां की। तो ऐसा मैं मानता हूं कि वो शायद कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस थी और जहां पे उन्होंने अपने लिमिट के बियॉन्ड पुश किया।
मैंने एक एग्जांपल बहुत शुरू में दिया था कि हम सबकी अपनी इंजन की कैपेसिटी है और हम ट्रेनिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं इंजन की कैपेसिटी को। आप 100 सीसी 150 सीसी के इंजन पे 2000 सीसी का लोड दे देंगे ना, वो इंजन जो है खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सो भाई एक और धारणा है जिम के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि जिम ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार चले गए, आपने शुरू कर दिया, उसके बाद छोड़ते ही दोबारा से आप मोटे हो जाओगे। नहीं, इस बात को मैं दूसरे तरीके से कहूंगा ना, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते रहे, जब तक आप एक्सरसाइज करते रहे तो आप जो कुछ भी खा रहे थे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था। अगर आपकी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत थी, अगर उसको विटामिन डी, विटामिन ई की जरूरत थी, और उसको अगर आपकी डाइट से मिल रहा था तो शरीर उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि उसे कहीं खर्च करना था। अब हुआ क्या कि जिस दिन आपने जिम जाना बंद किया लेकिन आपकी डाइट या आपका बाकी जो रूटीन है वो चलता रहा, अब खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो सारा जमा होने लगा। जब वो जमा होने लगा तो आपको वो फैट के रूप में दिखने लगा। ये एक बेसिक सा रीजन है। आप जूतों को पॉलिश करते रहेंगे, वो चमकते रहेंगे। जिस दिन आप पॉलिश करना बंद कर देंगे वो आपको गंदे दिखाई देंगे, वियर एंड टियर होगा ही होगा। पर ये ट्रेड ऑफ वर्थ इट है। अगर आप जिम नहीं इसके कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए आप गए और आपने छोड़ दिया तो वापस मोटे, उसका पहले मूव कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, मूव करना बंद कर दिया आपने तो वो एब्जॉर्ब होना भी बंद कर देंगे, वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। वो जिम का रिलेशन जो है आपके, मैं आपको बोलूंगा कि आपके मेटाबॉलिज्म से है। आपका कंप्लीट शरीर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्लड फ्लो का बढ़ जाना, शरीर में ऑक्सीजन का अच्छे से मतलब बहाव, ठीक है, आपके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अगर वो ठीक से आप खर्च कर रहे थे या उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ठीक से इस्तेमाल हो रहा था। जिस दिन आपने उसको बंद कर दिया तो अब होगा क्या, आपका कंजप्शन वही चलता रहेगा। आप सुबह शाम जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका चालू है, आपके स्नैक्स चालू, आपका और खाने वाला रूटीन वही चालू है। लेकिन आपने अब जिस चीज़ के लिए वो एफिशिएंसी जिस चीज़ से आ रही थी आपने वो रोक दी। कुलेंद्र भाई, जिम में या कोई भी अच्छा एक्सरसाइज रूटीन जब चालू करते हैं वेट्स उठाने वाला, तो काफ़ी रेजिस्टेंस फील होता है सभी को कि मतलब आप सोफे बैठे हैं, आराम से फिल्म देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जाके कुछ उठाना पड़ेगा, वो कितना मुश्किल काम है कि क्यों करना है ये, है ना। लेकिन मैंने कुछ वक्त पहले अच्छे से जिम किया, कुछ टाइम रेगुलर, और मैं अभी भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत बेहतरीन फ़ायदे दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। पर जो मेंटली मुझे रेजिस्टेंस उस टाइम फील होता था वो अब नहीं होता है। वो क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया ट्रेनर था, मयंक, हम दोनों का दोस्त है। मयंक ने जब ट्रेनिंग चालू की मेरे साथ में तो कम वज़न उठाते थे पहले, 2.5 किलो 5 किलो के डंबल से हमने चालू किया था, और एक वक्त था जब अच्छा खासा उठाने लग गया था मैं, अपना बॉडी वेट जितना डेड लिफ्ट करना चालू कर दिया था मैंने। अगर आप मुझसे पूछते पहले दिन तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कभी ये हो सकता है। तो मुझे जो सरप्राइज़ मिला इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में जिम वाले में, कि ये दिखा कि भाई शरीर काबिल है, शरीर अडेप्ट होता जाता है। जैसे जैसे आप इसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ओवरलोड करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि शरीर क्या कर सकता है। ये मैंने ऑफकोर्स रनिंग में भी रियलाइज़ किया था। जब रनिंग शुरू की थी तो 500 मीटर नहीं भाग पाते थे, अभी आप 100 किलोमीटर 150 200 भी कर पाते हो। तो शरीर अडेप्टेशन मशीन है। तो अब लोगों को क्या, हाउ डू यू want to inspire them to do this? देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना हमेशा ही मुश्किल रहेगा। मतलब वो रेजिस्टेंस हमेशा ही रहेगा कि बॉडी बोलेगी क्यों ही करना है, किस लिए करना है, सब ठीक तो चल रहा है। तो जो शुरुआत के 3-4 दिन जब भी रहेंगे, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और जो आप एक्सरसाइज करके आएंगे जिम में थोड़ा बहुत, और उस थोड़े बहुत में भी आपको पेन होगा, वो पेन जो है वो शरीर का रेजिस्टेंस है। वो शरीर रेजिस्टेंस दिखा रहा होता है कि रहने देना यार, सब ठीक तो चल रहा था, मतलब बढ़िया सोफे पे बैठे थे, बढ़िया चिप्स खा रहे थे, क्यों ही करना ऐसा, क्या ही करना अच्छा दिख के, अब तो शादी भी हो गई है। तो यूजुअली मतलब मेरा आप सभी को यही कहना है कि शुरुआत जो है बहुत लाइट से करें और सही गाइडेंस में करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा फोकस रूटीन बनाने पे करें। आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, इसका ध्यान रखिए, और कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आपकी शुरुआती एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगा कि 5 से 6 महीने आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर मत आइएगा। जितने वेट में आप कंफर्टेबल हों, जितनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी में आप कंफर्टेबल हों, तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ आप अपने कंफर्ट लेवल में जो है रहकर एक्सरसाइज कीजिएगा।
और फिर आपको खुद से ही लगेगा। और जब भी आप इम्प्रूव करने का सोचें या लोड बढ़ाने का सोचें या वजन बढ़ाने का सोचें, तो वो इतना ही सोचने का आपको अवेयरनेस रखना है कि वो पिछली ट्रेनिंग से सिर्फ 5% ही ज़्यादा हो। अगर आपने लास्ट टाइम सपोज कीजिए 10 kg वेट लिफ्ट किया था, तो इस बार आपको जो है 12.5 ही, मतलब आप 10 का 20 करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने रेपिटेशन 10 लगाई थी तो आप उसको 12 या 13 या 14 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो पिछली ट्रेनिंग का ही अपना 5% बढ़ाना है। किसी को देखकर वजन मत उठाइएगा, फॉर्म कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो बेसिक चीज़ें रहती हैं कि अच्छे से वार्म अप करना है, अच्छे से जो है कूल डाउन करना है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, सेट के बीच में प्रॉपर गैप लेना है, ये सब बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप कहीं ना कहीं बचे रहेंगे, एक्सट्रीम मत जाइएगा। कम से कम 5-6 बार तो मैं भी ज़िंदगी में वो मेंबरशिप लेके वेस्ट कर चुका हूँ। पर अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने लिया था 3 महीने की मेंबरशिप ली थी, तो और वो मैंने गोल सेट किया था कि अगर मैं 3 महीने चला जाता हूँ, बस आई जस्ट हैव टू शो अप, चला गया तो फिर मैं लंबी मेंबरशिप लूँगा, जो कि मैं ले रहा हूँ। मैं अपने उसमें मेरा पोस्ट है विपिन भाई की, बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रूटीन बनाना। ये आप मानोगे नहीं, ये पोस्ट मैंने पढ़ी थी, इनफैक्ट मैं बात भी करने वाला था अभी, अपनी वाइफ को दिखाई मैंने उसी वक्त। मैंने कहा ये है, दिस इज इट, ये है असली मंत्र जो है, रूटीन बनाना, ये सब कुछ है। ठीक है भाई, आप कहाँ से हैं कुलविंदर भाई? हरियाणा से हैं आप? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मतलब अभी दिल्ली वासी कहना ही ठीक रहेगा। पिछले 30-32 साल से हम दिल्ली में ही हैं। अच्छा, वैसे हरियाणा में कहाँ से बिलोंग? दिल्ली, हरियाणा में सांपला एक मतलब वो है डिस्ट्रिक्ट झज्जर है हमारा। हाँ, मैं वहाँ से मतलब हमारे। अच्छा, तो मैं भिवानी से हूँ। अरे वाह। हाँ तो अगला सवाल हरियाणवी में करते हैं, प्लीज, है ना? हाँ जी। मैंने आपको एक बार जिम में हरियाणवी में बात करते हुए सुना था किसी से, तो मैं कहा यार क्या सॉलिड हरियाणवी है यार, ऐसे। तो ठीक है, मतलब मेरी हरियाणवी हिंदी की तरह काफ़ी बुरी है, बट करते हैं कोशिश। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के बावजूद भी ये मान लो कि किसी की शादी में जाना है या कुछ है, वजन कम करना है, अरतावड़ा करना है, ईबे करना है, हाँ, तो के इलाज है, किस तरह कराएंगे? उसका सही इलाज है आप कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करो। मतलब कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई इंजेक्शन नहीं लेने हैं, अपने आप ने भूखा नहीं मारना है, ठीक है। और फिर भी सारी बातें के बाद में बता दूं, आपने लोग ब्याह में जाके शाही पनीर ढूंढेंगे, आपने नहीं ढूंढेंगे, आपने नहीं देखेंगे कोई भी। हाँ। सारे जो भी मैं मना रहे होंगे ना, वो ढूंढेंगे पनीर नहीं आपने नहीं ढूंढेंगे, आपने नहीं देखेंगे कोई भी। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा करें। आप जो है हिट, जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें कि उस वाले सिनेरियो में ये रहता है कि बॉडी रिकवरी के अंदर भी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। जब बॉडी मतलब आप ट्रेनिंग के टाइम पे तो वो करेगी, जब वो रिकवर करेगी आप स्प्रिंट्स लगा सकते हैं। तो इन सब हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम्स के अंदर रिकवरी टाइम में भी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। नहीं, हिट के ये बेनिफिट्स तो डेफिनेटली हैं, आपका मेटाबॉलिज्म रैंप अप कर देती है वो। पर हिट में मेरे से बंदे को तो डर इसी का लगता है कि इंजरी की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है हिट में। अगर आप स्पेशली जब आप शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए हिट मैंने नहीं की है लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो शुरुआत में मुझे हिट को देख के ही काफ़ी लगता है कि यार पेन्स, एक्स, इंजरीज के चांसेस रहते हैं। नहीं, ये सजेशन मेरा प्रो लोगों के लिए ही था। अच्छा। बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बिगनर्स ऐसे ख्याल मन में लेकर भी ना आए कि जल्दी वजन घटाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे इंटरमीडिएट या एडवांस लोगों लेवल के लोगों के लिए ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप, और दूसरा जैसे आपने बोला कि इंजरी वाला, हिट का मतलब सिर्फ वो ऐसा मूवमेंट्स नहीं है जहाँ पे आप जो है तेज हथौड़े जैसे हैमर से वर्कआउट कर रहे हैं। हिट का मतलब ये कि आपने अपनी इंटेंसिटी की, वर्कआउट की इंटेंसिटी को नॉर्मल से उसका 1.5 गुना या 2 गुना कर दिया और शॉर्ट इंटरवल में कर दिया, और उसकी फ्रिक्वेंसी को, जैसे मैंने इसका फुल फॉर्म में हिट का बता दूं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कि मुझे इंटरवल्स के अंदर हाई इंटेंसिटी पे बढ़ाना है। तो नॉर्मल जो आप जिस भी इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं उसका 1.5 गुना मुझे कर देना है, तो उसको हाई इंटेंसिटी बोलेंगे। कोई स्पेसिफिक आपने जितने भी मूवमेंट्स देखी हो, चाहे वो बैटल रोप हो, चाहे वो हैमर ये करने का हो, तो बेसिक स्प्रिंट्स भी जो है वो हाई इंटेंसिटी है, और हर आदमी के लिए हाई इंटेंसिटी जो है अलग अलग डिफाइन हो जाएगी। कोई एक थंब रूल, कोई स्टैंडर्ड नहीं है हाई इंटेंसिटी का। ओके,
भाई काफ़ी इनफैक्ट ये लगा लीजिए कि मेजॉरिटी जनता जो इंडिया में है जिम या फिटनेस की भी कोई एक्टिविटी परस्यू करना शुरू करती है, उसका मकसद शुरू होता है वेट लॉस से मोस्टली। तो वेट लॉस के बारे में मोस्टली लोग ये समझते हैं कि आप जितना ज़्यादा कार्डियो कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा दौड़ सकते हो दौड़ो। इनफैक्ट मैं रनर ऐसे ही बना था, मुझे ये बताया गया था कि 20 आप दौड़ना जब चालू करते हो तो 20 मिनट के बाद फैट बर्न होना चालू करता है। तो मैंने कहा ये चलो ठीक है, फिर तो 20 से तो ज़्यादा ही करना है, फिर तो आधा घंटा कोशिश करते हैं, 10 मिनट तो फैट बर्न होगा। तो ये कई सालों की मिसकंसेप्शंस के बाद में अब जाके थोड़ी मुझे समझ आई है कि वेट लॉस के लिए रनिंग या कार्डियो एक्सरसाइजेस सब ऑप्टिमल हैं। वो एक लेवल के बाद जाके काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती हैं। तो आप समझाइए क्यों कार्डियो जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो क्यों बेहतर नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से? व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेटर एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस? मैं किसी भी एक एक्सरसाइज को बेटर या बेस्ट नहीं बताऊंगा। मतलब हर एक्सरसाइज की अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक्सरसाइज लिमिटेड इन डिज़ाइन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं, कार्डियो की अपनी लिमिटेशंस हैं, योगा की या फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मैं किसी भी एक ट्रेनिंग को बेस्ट बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस आपके क्वेश्चन को वेट लॉस वाले दायरे में रखकर इसका जवाब दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कार्डियो या मतलब इसके पीछे विज्ञान ये है कि जो भी एक्टिविटी आप लंबे समय तक कर पाएं उसको, मतलब उस जोन को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एरोबिक जोन, कि जहाँ पे ऑक्सीजन साथ साथ बर्न हो रहा है और वो साथ साथ खर्च हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक जोन। अब एन एरोबिक जोन होता है, तो एन एरोबिक जोन में क्या रहता है कि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो वर्कआउट आपको करना होता है। अब एब्सेंस ऑफ वर्कआउट कैसे होगा? सी, आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई चीज को पुश किया या पुल किया, आपने एक स्ट्रेंथ यूज की, तो वो वाली मूवमेंट जो है आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो वो जो इन एरोबिक जोन में करी जाने वाली ट्रेनिंग होती हैं वो रिकवरी टाइम ज्यादा लेती हैं। तो जब ये मैंने बोला कि रिकवरी टाइम ज्यादा लेती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मसल और जो आपके टिश्यूज हैं वो सारे वियर आउट हुए, उनका रिकवरी है, उनका रिपेयर है, जितना भी डैमेज आपने ट्रेनिंग के दौरान किया, और ये डैमेज इनविजिबल है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि कुछ तोड़ के ही आना है आपको या अपने शरीर का कुछ तोड़ना है, वो प्रोसेस जो है इनविजिबली चल रहा है। तो इन एरोबिक जोन में करी जाने वाली चीजें, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उस वाले सिनेरियो में जो है रिकवरी के अंदर भी शरीर कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, कुछ चीज को रिपेयर करना है। वो प्रोसेस जो है आपका शरीर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी वो एक्टिविटी हो रही है। दूसरी चीज, कार्डियो में आप एक, मतलब जितना भी मैं कार्डियो जितनी भी मूवमेंट्स को मैं देखता हूं, आप स्पेसिफिकली मोस्टली अपने लेग्स को ही एंगेज करते हैं मोस्टली, चाहे वो क्रॉस ट्रेनर हो, चाहे वो ट्रेडमिल हो, चाहे वो। अब ये देखिए ना कि आपने वजन घटाने का जिम्मा सिर्फ पैरों को क्यों दिया है? आप पूरे शरीर को एंगेज कीजिए ना। दूसरा, एक्सरसाइज, मतलब जितना मैं आज तक समझ पाया हूं, सीख पाया हूं, एक्सरसाइज से आपको ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज से आप एनर्जाइज फील करेंगे, मतलब आपका दिन ऐसा ना हो कि लथार्जी में आप चले जाएं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको वो सब बेनिफिट्स या एडवांटेज होने वाले हैं कि आपको आपके शरीर में एक ताकत या एक जान महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार कुछ रिफ्रेश मतलब लग रहा हूं मैं, शरीर के अंदर कुछ जान, मतलब ताकत आ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका एंड्योरेंस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं आज थका ही नहीं। तो वो ड्रेन आउट वाली चीज आपको उस वाले उसमें जोन में, एनारोबिक जोन में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले जोन में कम होगी। आपकी वो स्ट्रेंथ जो ओवर द टाइम बढ़ेगी, वो बेसिकली एक्सरसाइज का सही मोटिव है कि आपने एक्सरसाइज में कुछ लूज नहीं करना है, आपको गेन करना है। और वो गेन क्या है? सेहत है आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी, आपकी मसल्स मजबूत होंगी। तो वेट ट्रेनिंग, जो वेट है, अक्सर जो आप जिसको वेट बोल रहे हैं वो फैट, मतलब जैसे अक्सर फैट लॉस करना चाहिए, वेट लॉस नहीं करना चाहिए। वेट जो है वो राइटली अगर प्लेस है, आपकी मसल्स में वेट है, आपके बोन्स में वेट है, तो वो वेट बिल्कुल ठीक है। फैट जो है वो कॉटन की तरह होता है, वो फैला ज्यादा हुआ है लेकिन उसमें वेट नहीं है। तो मेरी सभी को ये सलाह रहती है, जब भी आप एक्सरसाइज या वेट लॉस के ओरिएंटेशन से, गोल से जिम के अंदर घुसते हैं, तो पहली बात कि फैट लॉस करना है। दूसरी चीज, लॉस सिर्फ फैट करना है, बाकी सब कुछ गेन करना है।
आपकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, आपकी एंड्योरेंस बढ़नी चाहिए, आपके शरीर में जान बढ़नी चाहिए, आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए। ये निचोड़ है इसका। वाह, सो ये एक्सरसाइज के ये जो बेनिफिट्स हैं, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान तो एक स्केल पे रहता है खाली के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ये सारी चीज़ें सोचना। और जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या वज़न उठाते हैं तो उससे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं मुझे लगता है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स तो सारी एक्सरसाइजेस के होते हैं। पर रनिंग क्या करती है, रनिंग या कोई भी स्टेडी स्टेट कार्डियो जो करती है वो आपकी बॉडी को सिग्नल दे देती है कि आपको ये जो एक्टिविटी हो रही है ये बंदा बहुत देर तक करने वाला है। सो आपको जो कैलोरी बर्न होने वाला है वो उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है कि भाई सारा मत खर्च कर देना, जितने घंटे भागने वाला है उस हिसाब से तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। सो बॉडी स्लो डाउन कर देती है कैलोरी बर्न करने को। जबकि आप वज़न उठाते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है, वो फिर रैम्प अप कर देती है आपकी कैलोरी बर्निंग को। बहुत बढ़िया कुलविंदर भाई, इट्स बिन अमेजिंग। तो हमारी कॉन्वर्सेशन मान लीजिए किसी ने तो सुनी और उम्मीद करते हैं कोई तो सुनेगा, और कोई यहाँ तक पहुँच गया जिसने इतनी बात सुन ली, वो पक्का सीरियस है इसको लेके, राइट? तो मान लीजिए उसने पूरी बात सुनी और वो इंस्पायर्ड है एक्शन लेने के लिए। पर अभी भी एक काम हो गया कि आप इंस्पायर हो गए, सारा काम अभी बाकी है, बाकी का कि एक तो गोल कैसे सेट करना है, प्रोसेस कैसे सेट करना है, आदतें कैसे बनानी है, जाना कैसे, जाओगे तो उसके बाद शुरुआत करने के बाद मोटिवेशन टूटेगा तो क्या करना है, पूरी जर्नी है, पूरा सफ़र बाकी है। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें, कौन सी गलतियां अवॉइड करें, क्या करना चाहिए? सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक्सट्रीम्स को अवॉइड कीजिएगा। अगर आप दिन की मान लीजिए 12 या 14 सिगरेट पीते हैं तो आप अगले दिन ये मत सोचेगा कि आप आज मैं एक भी नहीं पीऊंगा, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर 12 पीते हैं तो उसका 10 का टारगेट आप जरूर सेट कर सकते हैं। वेरी गुड। 10 दिन 15 दिन उस 10 पे ही रहें। जब अगर आपने वो सक्सेसफुली वो पहले 10 दिन कंप्लीट कर लिए, फिर आप 8 पर आए और फिर आप 6 पर आए। जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई आज मैंने नहीं पीनी, आपका वो मोटिव, आप जो है 2-3 घंटे बाद ही सिगरेट ज़्यादा पी लेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि मोटिवेशन के टूटने में ना ये काफ़ी बड़ा हाथ इसका होता है कि जो प्रोग्रेस गोल से जब हम दूर हैं, मान लीजिए किसी को 80 किलो वजन है और उनको मान लीजिए 60 करना है, तो जब वो 80 से 78 पे आ गए ना, दे आर स्टिल हेटिंग देमसेल्व्स, उन्हें फिर भी नफरत है अपने आप पे कि 78 बहुत ज़्यादा है अपने आप से, तो उन्हें लग नहीं रहा कि वो तरक्की कर रहे हैं। पर अगर आप मेंटल फ्रेमवर्क अपना ऐसा बना सकते हैं कि 14 से 12 सिगरेट इस तरक्की, 80 किलो से 79.9 इज प्रोग्रेस, अगर आप ये देख पाएँ, इस माइंडसेट को बना पाएँ, आई थिंक फिर आप सस्टेन कर पाएंगे लंबा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैंने बोला ना कि आप एक्सट्रीम्स में तो कभी, मतलब हम इंसान हैं, मतलब वो 2 मिनट में मैगी वाला हिसाब अपना नहीं है। इट विल टेक टाइम। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने रोल मॉडल सही सेट करें। जितने भी बिफोर आफ्टर के चमत्कार वाले लोग आपको दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजनेस हैं, वो दुकानें हैं, वो ऐसे लोग हैं जो शायद अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या जीवन में उन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया है कि यार इसमें ये एक मछली का कांटा जैसे होता है ना, वो फंसाने का काम करेगा। आपने रोल मॉडल, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, आपका जीवन है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपका ऑफिस है, आपका बॉस है। तो रोल मॉडल ऐसा नहीं सेट करना है। और ना ही, मतलब मैंने बोला कि 2 बॉडी सेम हो ही नहीं सकती है। 2 रूटीन, आपको अपने रूटीन के अंदर वो 15-20 मिनट वाला वर्कआउट डालना है। और दूसरी एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज करने को ही गंगा जी नहाना मत समझ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने दिन भर के पूरे रूटीन को ही ठीक रखना होगा। आपके बैठने का पोस्चर, आपके बैठे रहने के घंटे, ठीक है, आपके दिन भर के खाने का रूटीन, आप कितना पानी पी रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स जो है वो आपको कल्टीवेट करनी है, एक्यूमुलेट करनी है, और फिर उनको निभाना है। आप मुझे बोलेंगे चीट मील, देखिए जिस दिन आपका मन हो, घर में बच्चे की पार्टी है, आपको दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना है, तो मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। अगर आपने कहीं पे कोई चीज़ एंजॉय कर ली, दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर ली, और फिर आप अगले 3 दिन गिल्ट में चले गए, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मतलब मेरा पूरी इस कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि अवेयरनेस के साथ सारी चीज़ें करनी है। अगर आप जो है हेल्दी हैबिट्स के रास्तों पे चले हैं, तो उन हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, और शुरुआत करनी है एक छोटे से टाइम फ्रेम के साथ,
छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ, बहुत बड़ा कुछ नहीं। मैं आपको पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार जिम में जाओ और जाके साल की मेंबरशिप ले लो और बस अब तुम्हारा जो है वो नैया पार है। आप जो है दिन भर में पानी कितना पीते हैं, आपके खाने के बीच में ब्रेक बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बहुत लेट नाइट तक नहीं जागते हैं, आप बहुत देर तक उठते नहीं हैं। मतलब अपनी एक जीवन शैली को निर्धारित कीजिए, अपने एक्शंस का अपने जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं उनकी अवेयरनेस रखिए, और उसके बीच बीच में छोटा छोटा कुछ ऐसा डाल लीजिए कि जो है एंड रिजल्ट जिसका अगर सबको मैं जोड़ दूं तो वो हेल्दी हैबिट्स या हेल्दी यू की तरफ पहुंचेगा। मैं 1 घंटा जिम करने के लिए बोलूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, वो आपके लिए फिजिबल ही नहीं होगा। आपको कैसे टाइम मिलेगा अपने इतने बिजी शेड्यूल में 1 घंटा जिम निकालने का? हाँ, आपको टाइम जिस दिन नहीं मिला, अब आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि यार आज मैं जो है 3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा। या फिर सपोज कीजिए कि आप किसी एक्स मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं, तो मैं उस स्टेशन से 1 स्टेशन पहले उतर जाऊंगा, मैं घर तक पैदल जाऊंगा। आप बोलेंगे यार इतना सारा आदमी थक के आता है तो मतलब कैसे वो चलेगा? देखिए, 1 दिन 2 दिन की जो है अब सारा एक्सक्यूज आपका मैं मान सकता हूँ, लेकिन 365 दिन आपके ऐसे हों, ऐसा नहीं होने वाला है। कोशिश करें कि यार मुझे आज 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, कोशिश करें कि मुझे आज 4000 स्टेप 5000 स्टेप चलने ही चलने हैं, कोशिश ये करें कि मुझे आज 4 बजे के बाद कोई शुगर वाला कोई भी ऐसी शुगर बेस्ड कोई भी प्रोसेस्ड फूड या ऐसी कोई चीज़ खानी ही नहीं है। मतलब ये छोटे छोटे एफर्ट्स मिला के जो है मतलब मेरा सारा कंक्लूजन ये है कि आपको दिनचर्या को अपनी हेल्दी बनाना होगा। आपको सिर्फ एक कोई काम नहीं करना होगा कि यार मैं जिम कर लूँ या मैं दौड़ लगा लूँ, नहीं, ओवरऑल कंप्लीट मतलब वो है, ये जीवन शैली को अपनाना होगा आपकी, छोटे कदम लेके और ओवरऑल मतलब कोई ऐसा नहीं होने वाला कि कोई एक स्टेप करने से आप हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 1 घंटा जिम कर लिया और 23 घंटे आपने जो है मस्ती करी या अनहेल्दी जीवन जीवा, कोई वो सारा आपने नेगेटिव कर दिया उसका भी इम्पैक्ट। कई लोग एक्सरसाइज करने को एक लाइसेंस मानते हैं कि कुछ भी खाने का लाइसेंस है। बड़े सारे लोग जो है एक्सरसाइज करने से पहले स्मोकिंग करेंगे। देखिए, अब मैं एक थंब रूल तो बता नहीं सकता कि यार वो अनहेल्दी कब होंगे, या बड़े सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने जीवन भर स्मोकिंग करी है। गांव देहात में ऐसा होता था कि यार वो ताऊ जी जो हैं वो हुक्का पीते थे और वो 90 साल के होके मरे। देखिए, ऐसे एग्जाम्पल आपको इक्का दुक्का ही मिलेंगे। दूसरी चीज, एक इसका मैं दूसरा पहलू दिखा दूं कि जो लंग कैंसर के मतलब 99% जो कॉजेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग है। तो इसका दूसरा पहलू ये भी है, आप जो हैं अगर 23-24 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब आप उसको कंपैरिजन 99 ईयर तो जी गया उससे कैसे कर सकते हैं? 23 साल वाले का मतलब 23 साल मतलब उसने 8-10 साल जीवन के अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी लिया, वो बहुत सारा जंक फूड खाता रहा। आपको देख के वो आपके घर में फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं वो भी सेम चीजें सीख रहे हैं। तो आप ये सोचें कि यार आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, बढ़िया स्कूल में भेज रहे हैं, नहीं, वो आपसे हर चीज सीख रहे हैं। आप सिखाएंगे नहीं, वो जो देख के सीखेंगे वो बच्चों का आपके एक्शंस ही वो उनका सीखने का वो रहता है। तो मिलिंद सोमन के साथ जब भी रन करते हैं हम लोग LLR पे, काफ़ी लोग रास्ते में रोकते हैं फ़ोटो के लिए, सेल्फी के लिए, और उन्हें पुशअप, किसी को भी मिलिंद के साथ सेल्फी लेने के लिए 20 पुशअप करने पड़ते हैं। और हर बार का यही फिर ड्रामा होता है लोगों का कि नहीं आई कांट डू पुशअप, आई कांट डू पुशअप्स। देन ही वुड ट्राई टू कन्विंस देम कि भाई मेरी माँ इस उम्र में कर सकती है, 83 साल की हैं वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी एज ही क्या है? और मोस्टली लोग उनसे छोटी उम्र के होते हैं। तो जब पुशअप कर लेते हैं या नहीं करते हैं, इवेंचुअली मोस्टली लोग ये बोलते हैं मिलिंद को कि ये हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे, इसको समझाइए कुछ। तो मिलिंद का कहना ये होता है कि इसको कुछ नहीं समझाना मुझे आपको समझाना है। आप नहीं कर पा रहे हैं ना पुशअप, पहले आप करना सीखिए, आप देखिए, और कहे बच्चे के लिए एक ही सलाह है, इनको फॉलो करो, ठीक है? तो फिर तो इस तरीके से ये तो मैं आपको बता रहा हूँ विपिन भाई कि मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ जो एक अनहेल्दी जीवन जीते हैं, और फिर आपको अक्सर वो ये शिकायत करते मिलेंगे कि यार मेरा बेटा बहुत देर जो है वो फ़ोन चलाता है, मेरा बेटा बहुत जंक फूड खाता है। अरे पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वो फ़ोन कहीं ना कहीं उसकी अवेलेबिलिटी आपकी तरफ से निकल के आ रही है। उसने देखा किसको? आपको देखा है घर में सबसे ज़्यादा फ़ोन पे। तो योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो ये मेरा एक वो है।
मेरी बच्ची बहुत छोटी है, तो अगर मान लीजिए कुछ कभी कभी वाइफ अगर कंप्लेन करती है कि ये इसको कोको मेलन चाहिए या ये सब चाहिए, या इसको इसकी आदत हो गई है, तो मैं बोलता हूँ बच्चे से ज़्यादा मैलिएबल कोई नहीं है दुनिया में इस टाइम, इसकी कोई आदत नहीं है। ये तो सबसे जिस तरह से मोड़ना मोल्ड। चाहोगे उसको, आप वैसा मोल्ड हो जाएगा बच्चा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे हैबिट्स में सेट होते जाते हैं, बट जितने यंग है उतना चेंज होना आसान है। बट ठीक है, जब भी अकल आ जाए, जब जागो तब सवेरा है। तो हमें अपनी हैबिट्स ठीक करनी चाहिए पेरेंटिंग अच्छी करने के लिए। आदतें बहुत ज़रूरी हैं। और अब ये नहीं हो सकता कि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एकदम ही बिगड़ी हुई है और आप उम्मीद कर रहे हैं, अब बच्चों को कह रहे हैं इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। जिस चीज़ का आप रख रहे हो ना, बच्चे उसी का रख पाएंगे, और नहीं तो नहीं रख पाएंगे। आपको खुद बेंचमार्क या एग्जाम्पल सेट करना होगा। मतलब एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, मतलब इस कॉन्वर्सेशन में कहीं छूट गई, जो मुझे लगता है कि आपने कुछ अचीव किया। सपोज कीजिए कि उस गोल सेटिंग के प्रोसेस में आपने कुछ अचीव किया, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। मतलब एक रिवॉर्ड का प्रोसेस है कि भाई मैंने, सपोज कीजिए कि मैं 15 दिन तक लगातार जिम गया। अब वो रिवॉर्ड देने का प्रोसेस मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं बहुत सारी शराब पीऊंगा। मतलब उस रिवॉर्ड देने का पर्पस ये होना चाहिए कि अब आप वो जानकारी अपने उन क्लोज्ड वन से शेयर कीजिए कि यार, जिनसे आप खुशियां या दुख बांटते हैं, कि भाई देख मैंने 15 दिन करके दिखा दिया यार। अब उस सर्कल में लोग आपको बड़ी शाबाशियां देने वाले हैं, और उस शाबाशी को आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि देख यार। दूसरी चीज़ ये है कि जो वो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं खुशी, आप अपने लिए कोई एक चीज़, आप अपना कोई जूता या एक घड़ी या कुछ भी ऐसा एक और खरीद सकते हैं कि भाई ये मैंने 15 दिन जिम जाने पे मैंने ये अचीव किया था। वो आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन के रहेगा कि देख मैंने 15 दिन तो करके दिखाया था ना, अब मैं 30 दिन का सेट करूंगा, अब मैं 2 महीने का सेट करूंगा। तो वो गोल सेटिंग ये इतने हिसाब से हो कि पहली बात तो वो बड़े स्लो और कैलकुलेटेड स्टेप्स के साथ हो। दूसरा वो एक अवेयरनेस के साथ हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, वो बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा वो कि उसको आप अपने जो भी आपका रूटीन है वो उसमें फिट बैठ जाए। इन तीनों। और चौथी चीज अगर आप बोल सकें तो वो आपकी एफोर्डेबल, आपकी उसमें हो। मतलब मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी ऐसे ट्रेनर से ट्रेनिंग लीजिए या आप ऐसा सप्लीमेंट खाइए जो आप एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी हेल्दी हैबिट, सारी वो होनी चाहिए जो आप एफोर्ड कर पाएं, जो आप निभा पाएं। वही लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी, वही लंबे समय तक चलेंगी। यही मतलब बेसिक बातें हैं। नहीं, आई थिंक बेसिक तो है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि नहीं, लोग इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों को इग्नोर कर देते हैं। जिस दिन जब उनको रियलाइज होता है ना कि यार साला आज मतलब कुछ निकला है मेडिकल इशू, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि यार हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या थी। जब उनको दूसरे फ्लोर पे चढ़ने में सांस चढ़ने लगते हैं ना, जब उनको समझ में आता है कि उनके साथ दिक्कत है कुछ। ये है। और भाई वही है, चेंज लाने के लिए ना एक प्रिस्क्रिप्शन और एक डॉक्टर की, वे जस्ट 1 कॉल अवे। जिस दिन खबर आ गई कि अब से आपको ये बीमारी है, तो उसके बाद आपका जो वर्ल्ड है ना एकदम अपसाइड डाउन हो जाएगा मिनट से पहले। नहीं, उसमें भी एक चीज है, कई बार डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज मतलब लिख देता है कि एक्सरसाइज ही करनी है। फिर आप क्या करोगे? वो किसी मेडिकल शॉप पे थोड़ी मिलेगी, करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। कुलविंदर भाई, आप लिखते भी हैं और आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, तो कुछ सुना दीजिए यार बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट। हाँ चलिए, आपने मुझे मौका दिया कुछ सुनाने का, मेरे लिखे हुए का। इस चीज़ को जितनी भी मेरी और विपिन की बातें थी, मैं उन्हीं को कंक्लूड करूँगा कि एक नॉर्मल रूटीन वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। मतलब वो 15 साल 20 साल आप वही रूटीन वाली लाइफ जीते रहे। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ ना कुछ मतलब जो है वो नया ट्राई करते रहें। चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो मैराथन रन करना हो, चाहे वो कोई माउंटेन पीक जो है आपको वो करनी हो, स्केल करनी हो, कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो। मतलब एक बोरियत वाले उस जोन से बाहर क्रिएटिव अपने जो आपके अंदर बच्चा होता है क्रिएटिव, उसका रखिएगा उसको जिंदा। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था कि बस सांसें ना लिया कीजिए, जिंदा है तो जिया कीजिए, कुछ ना कुछ तो नया कीजिए, खट्टा मीठा मजा लीजिए, अपना ख्याल रखा कीजिए, अपनों से अक्सर मिला कीजिए, खुद को यूं ना सजा दीजिए, थोड़े सपने सजा लीजिए, मुसीबतों से लड़ा कीजिए, औरों के लिए भी दुआ कीजिए, दिल के अरमान जला लीजिए, एक चिंगारी को तो हवा दीजिए, कभी इश्क भी किया कीजिए, अपने दिल की भी सुना कीजिए,
कुछ ना कुछ तो नया कीजिए, बस सांसें ना लिया कीजिए। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू विपिन भाई। सो वेल रिटन। सो कुलविंदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आई जस्ट होप कि लोगों को इसमें कुछ यूज़फुल लगे। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को लगेगा। और अगर कुछ 2-4 लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं इसको सुनने के बाद, तो आई थिंक वी वुड हैव डन आवर जॉब वेल। हाँ, मेरी यही मतलब आपकी विपिन की यही कोशिश है कि वो कितने सब अच्छे लोगों को लेकर इस पॉडकास्ट पे आ रहा है। आप सुनिए, विपिन के साथ जुड़िए। सेहत से जुड़ी और बातें जानने के लिए सेहत सिंह पेज को आप ढूंढिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और आप एक बार आईडी स्पेल कर दीजिए, लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं आपको इंस्टाग्राम पे? सेहत सिंह के नाम से ही है। सेहत सिंह का पेज है। SEHAT और सिंह SINGH। ओके, वन वर्ड। हाँ, सेहत सिंह ही आपको मिल जाएगा। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो हम फिर आपके सवालों के साथ या आपकी और फीडबैक के साथ हम कभी दोबारा फिर मिलेंगे। हाँ, फील फ्री टू रीच आउट। कुलविंदर भाई को डायरेक्टली आप कर सकते हैं, सेहत सिंह पे रीच आउट कर सकते हैं, या मुझे सवाल भेज सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, फिटनेस, सेहत, किसी भी चीज़ के बारे में। थैंक यू विपिन, थैंक यू। थैंक यू कुलविंदर भाई। Thank you for staying with us till the end. I really hope you enjoyed this episode, and if you did, please consider subscribing and sharing it with your friends and family. So do look forward to the 1st and the 15th of every month. See you in the next episode, and until then, my friends, keep working on finding your ultra.